संवैधानिक विकास क्या है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले तो टॉपिक समझो। इसका मतलब जब 1857 की क्रांति हुई है उसके बाद धीरे धीरे भारतीयों ने अपने संविधान की मांग करना कैसे कैसे शुरू करी है। अब मांग तो वो जब करेंगे जब उनको कहीं ना कहीं उनका अधिकार दिया जाएगा। तो वास्तव में भारतीय धीरे धीरे कैसे ब्रिटेन की संसद तक, इंडिया में जो काउंसिल बनी हुई है, लेजिस्लेटिव बना हुआ है, वहां पर तक कैसे पहुंचे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक एक्ट पढ़ेंगे 1858 का एक्ट। अब यहाँ पर ये जो एक्ट है इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखो सबसे पहले आ जाओ, सभी स्टार्ट कर दिए हमने क्लास। ठीक है, देखो हमारा पहला ही टॉपिक है और पहली चीज इसमें हम क्या पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट से क्या हो चुकी थी, खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी इस एक्ट से क्या हो चुकी थी, खत्म। इसका काम रोक दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब अब भारत में जो शासन होगा वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंदर होगा, यानी कि उस समय जो क्वीन चल रही है महारानी विक्टोरिया, वो पूरा भारत का शासन देखेंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब से भारत का शासन नहीं देखेगी। यहां से एक बात याद रखना, इस एक्ट में मैंने 1858 से क्यों शुरू करा है, सुनो। अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तब हम सारे एक्ट पढ़ेंगे, तब हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे और 1947 के एक्ट तक देखेंगे। ये बात तो हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये मत सोचना पहले वाले एक्ट क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेट करते हैं। वो चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है एक लाइसेंस जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी कि हर 20 सालों में आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा और भारत पर राज करोगे। तो 1858 का जो एक्ट है ये चार्टर एक्ट नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चीजें शुरू होती हैं और 1853 तक लास्ट एक्ट आता है 1853 में। यहां तक के जितने भी एक्ट रहेंगे उनको बोलते हैं चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट का मतलब समझ में आया, यानी कि एक तरह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस दिया गया था। फिर क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई। तो लास्ट चार्टर एक्ट कब आया, 1853 में। उसके बाद जो अगला एक्ट आया वो चार्टर एक्ट नहीं है, उस एक्ट का नाम क्या है, भारत शासन अधिनियम। इसलिए इसका नाम भी अलग है। तो नाम पे भी गौर करना, ये नहीं कि खाली बस 1858 का एक्ट पढ़ दिया हमने। अब ये जो एक्ट है ये भारत में किस नाम से आया है, तो यहाँ पर क्वीन ने बोला कि हम भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे और एक बहुत बेटर एक्ट लेकर आएंगे। तो इस एक्ट का नाम भी क्या रखा गया, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीयों के लिए हमें क्या लानी, एक अच्छी सरकार लानी है। तो सबसे पहला सवाल यहां से हमारा तैयार होता है कि 1858 का जो एक्ट का नाम है वो किस नाम से आया था एक्ट। तो नाम क्या याद रखोगे, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ये चार्टर एक्ट है ही नहीं। तो भारत का शासन सीधा किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिश क्राउन। और उस समय महारानी कौन है, महारानी विक्टोरिया। अब उससे पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, जीजी बोल सकते हैं हम इसे। भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके किसका पद बना दिया गया, वायसराय का नाम पद बना दिया गया। क्या मतलब होता है वायसराय का, वायसराय का मतलब होता है जो सीधा किसको आंसर करेगा, ब्रिटेन की महारानी को। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था। जबकि जो वायसराय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम नहीं करता, वो डायरेक्ट किसके लिए काम करता है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल क्या होता है और वायसराय क्या होता है। ये नहीं कि सीधा रट लिया कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। करा तो क्यों करा, इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। वायसराय ही क्यों रखा, तो वायसराय का मतलब होता है ऐसा पद जो डायरेक्ट किसके लिए काम करेगा, महारानी के लिए, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो अब हमने गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और वायसराय। इसीलिए भारत का जो पहला वायसराय बना हुआ है वो कौन बना हुआ है बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। और भारत का पहला वायसराय भी कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। यहां तक की सारी बात आपको क्लियर हुई। देखो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपको बताई हैं कि हम 1858 के एक्ट से डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो।
ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना। चलो तो आगे देखो, यहां तक की सारी बात आपको समझ में आई। तो ये सारी चीजें जितनी एक्स्ट्रा बता रखी हैं अपनी कॉपी में लिखनी है आपको। तो 1773 से लेकर 1853 तक हमारे चार्टर एक्ट थे। चार्टर क्यों बोला गया? क्योंकि चार्टर का मतलब एक लाइसेंस होता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए दिया जाता था। इसका मतलब भारत का लास्ट चार्टर एक्ट कौन सा रहा होगा? 1853। उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उसके बाद समाप्त कर दिया गया और भारत को डायरेक्ट किसके अंडर कर दिया? ब्रिटिश क्राउन। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन अब सब कुछ देखेगी, इसका मतलब अब गवर्नर जनरल काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो गवर्नर जनरल क्यों काम करेगा? इसका मतलब अब ब्रिटिश क्राउन के लिए कौन काम करेगा? वायसराय। क्योंकि वायसराय का मतलब क्या होता है? जो सम्राट का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, यानी कि आप सम्राट के प्रतिनिधि हो, आपको डायरेक्ट आंसर करना है तो सम्राट को करना है, रिप्रेजेंटेटिव हो आप यहाँ से सम्राट के। तो भारत का पहला वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। जबकि लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। 1857 की क्रांति के समय भी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से बात समझ में आई। इस एक्ट का नाम याद रखना बच्चों, इस एक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। इसके पहले के जो एक्ट है वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये जो एक्ट है इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी बहुत सारे जो पॉइंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो ये मत सोचना कि इस एक्ट में ये वाला पॉइंट रह गया, ये तो बताया ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो हिस्ट्री से रिलेट होंगी वो हिस्ट्री में बताएंगे, जो पॉलिटी से रिलेट होगी वो पॉलिटी में। ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्योंकि आपको भारतीयों के लिए काम करना है तो उससे पहले क्या हुआ करता था? जब ईस्ट इंडिया काम करती थी तब दो बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बीओसी और सीओडी, ये दोनों काम करती थी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो ये दोनों रहेंगी, तो इन दोनों को भी क्या कर दिया गया? समाप्त। अब इन दोनों को समाप्त कर दिया गया तो वायसराय की हेल्प के लिए यहाँ पर वायसराय काम देखेगा। वायसराय तो भारत में रह रहा है, बीच में मीडिएटर का काम कौन करेगा? पूरी की पूरी भारत के लिए सारी चीजें देखेगा कौन? तो हमने क्या करा? एक 15 सदस्यों की क्या बना ली? इंडियन काउंसिल, भारत परिषद बना ली। तो यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि भारत परिषद का निर्माण कौन से एक्ट के तहत किया गया? तो 1858 के एक्ट के तहत किया गया। कितने सदस्यों की बनाई? 15 सदस्यों की। ठीक है, इसकी किसकी सहायता के लिए? तो भारत सचिव बोल दो या भारत मंत्री बोल दो, इसकी सहायता के लिए हमने ये इंडियन काउंसिल बनाई थी। यानी कि जो भारत का सचिव है ये मीडिएटर का काम कर रहा है, वहां पर क्वीन है, भारत में वायसराय है, दोनों के बीच में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत का सचिव। ठीक है, तो यानी कि भारत सचिव का पद कौन से एक्ट के तहत आया? 1858। भारत परिषद कब बनाई? 1858 के एक्ट से। कितने मेंबर? 15 सदस्यों की। अभी जो भारत का सचिव है ये किसके लिए काम करेगा? किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी है ये याद रखना कि भारत सचिव का पद किसके प्रति उत्तरदायी था? तो किसके लिए काम कर रहा है? ब्रिटेन की संसद के लिए काम कर रहा है। अब क्या 1858 के एक्ट में सिर्फ इतनी ही बातें थी? तो सुनो, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें थी। ठीक है, 1858 के एक्ट में इसी समय इलाहाबाद घोषणा भी हो रखी है 1858 में, जो लॉर्ड कैनिंग ने कर रखी है, महारानी विक्टोरिया के बिहाफ पर कर रखी है, जहां पर ये बोला गया कि जो हमारे सैनिक है उनका रेशो 1:3 से चेंज करके 2:5 कर दिया गया। जितने भी शिक्षित भारतीय हैं उनको उच्च पदों पर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। डलहौजी की और वेलेजली की जितनी भी हड़प नीतियां शुरू की गई थी उनको सबको समाप्त किया गया। तो ये सारी बातें कहाँ रिलेट करती हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में। तो इसीलिए 1858 के एक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स देखे। ठीक, इसके बाद अगला एक्ट आता है 1861 का एक्ट। इसका नाम भी देखो, क्या नाम है? भारत शासन अधिनियम बोल दो चाहे भारत परिषद अधिनियम बोल दो। पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें किसको शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया। तो देखो अब धीरे धीरे भारतीय कहाँ आ रहे हैं? इनके साथ काम करने आ रहे हैं। और 3 राजा थे, उन तीनों को शामिल किया गया। तो पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किस अधिनियम के तहत किया गया? तो किस अधिनियम के तहत किया गया?
1861 के अधिनियम के तहत किया गया। यहां से दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है 1861 के एक्ट से, और पॉलिटी के अंदर ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना। गवर्नर जनरल की परिषद में कौन शामिल हो गए? भारतीय। और कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया यहां से। ठीक है, 3 भारतीय कौन कौन से थे? तो 3 राजा थे। कहां कहां के? ग्वालियर, ठीक है, बनारस और पटियाला। यहां के 3 राजा थे। पटियाला में कौन थे? नरेंद्र देव। ये लिखते जाना बच्चों साथ के साथ। ठीक है, पटियाला में नरेंद्र देव थे। यहां पर ग्वालियर में दिनकर राव, राजा हैं ये तीनों, दिनकर राव। और बनारस में कौन है? देव नारायण। इन 3 भारतीयों को सबसे पहले शामिल किया गया है। यहीं से प्रांतों को भी अधिकार दिया गया। जैसे आज हम बोलते हैं भारत में 28 राज्य हैं, ठीक वैसे ही उस समय प्रांत यानी कि प्रोविंसेस बोला जाता था। तो यहाँ पर क्या किया गया? शक्तियों को बांट दिया गया, यानी कि अब सारी शक्तियां वायसराय के पास नहीं होगी। अब शक्तियां केंद्र के साथ साथ कहां चली जाएंगी? प्रांतों में भी। इसका मतलब आपने शक्तियों को केंद्रीकरण ना करके क्या कर दिया? विकेंद्रीकरण कर दिया। और यही सवाल दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई? 1861। तो विकेंद्रीकरण का मतलब समझ गए, आपने शक्तियां क्या कर दी हैं? बांट दी है। इसका मतलब प्रांतों को आपने कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया है और उस कानून में संशोधन करने का भी अधिकार दे दिया है। तो सवाल चाहे विकेंद्रीकरण पूछ ले और चाहे प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत दिया गया, तो आंसर क्या रहेगा? 1861 का। तो ये दोनों बातें समझ में आई कि पहली बार भारतीयों को शामिल कर लिया। ग्वालियर के राजा दिनकर राव, बनारस के राजा देवनारायण और पटियाला के राजा नरेंद्र देव। ये 3 भारतीय शामिल हो रहे हैं यहाँ से। और हमने शक्तियों का विस्तार कर दिया, शक्तियां बांट दी। तो हमने क्या शुरू कर दिया? विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी। इसका मतलब प्रांतों को कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का भी अधिकार दे दिया। तो यहां से हमारे कितने अधिनियम हो गए हैं? 1858 और 1861। आगे देखो 1861 में और क्या क्या हो रखा है। तो 1861 में 3 प्रांतों में क्या हो गया बच्चों? विधानसभा का गठन हो गया। तो शक्तियां बांट दी, तो साथ में हमने क्या कर दिए? 3 नए प्रांत भी बनाए। तो कौन कौन से? बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो देखो इनमें से जो सबसे बाद में बना हुआ है वो पंजाब बना हुआ है। लेकिन इन 3 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया जाएगा, ये 3 प्रांत बनाए जाएंगे। इसकी अनाउंसमेंट कब हो चुकी थी? 1861 के तहत। तो ये याद रखना कि 3 प्रांतों में विधानसभा का गठन, या सीधा से पूछ ले कि बंगाल में, पंजाब में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधानसभा का गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो क्या आंसर करना है? 1861 का। नया सिस्टम क्या लाया गया? पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। आज के समय भी हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दूसरे बाकी के एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली से मतलब आपने सेपरेट सबको अपना अपना क्या दे रखा है? डिपार्टमेंट। जैसे आज हमारी कैबिनेट प्रणाली होती है, ठीक वैसे ही सिमिलर उस समय पर उस प्रणाली को क्या बोला जाता था? पोर्टफोलियो सिस्टम। हिंदी में और इसे हम क्या बोल सकते हैं? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी कि प्रत्येक विभाग ने आपने क्या कर दिया? एक मंत्री को नियुक्त कर दिया। मंत्री को नियुक्त कर दिया, इसका मतलब इस व्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं? मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी बोल सकते हैं। आप सवाल कैसे भी पूछ ले कि पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना कैबिनेट सिस्टम। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से ऐसे पूछ सकता है सवाल कि वर्तमान की जैसी कैबिनेट सिस्टम भारत में कौन से अधिनियम के तहत आ चुकी थी? तो 1861 के अधिनियम के तहत आई है। क्लियर? ठीक है, तो 3 हिंदी मीडियम वाले 3 नाम याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को 2 ही नाम याद रखना है, पोर्टफोलियो और कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो अगर कोई दिल्ली पुलिस का इंग्लिश मीडियम की भी बच्चा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर तैयारी करने में। साथ के साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि हिंदी मीडियम वालों को कौन कौन से नाम याद रखने हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को कहां पर ध्यान रखना है। दोनों लैंग्वेज में चीजें। तो पोर्टफोलियो सिस्टम और कैबिनेट सिस्टम दोनों एक ही बात है। तो इसकी शुरुआत भारत में कौन से अधिनियम के तहत हो चुकी है? 1861। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ तक बताओ। क्लियर है सभी को? बताओ। गुड मॉर्निंग वंदना। क्लियर है सभी को बच्चों?
चलो आगे देखो, देखो कोई दिक्कत है तो पूछ लिया करो, नहीं तो कमेंट में बता दिया करो कि हाँ चलो यहां तक क्लियर है हमारा। आगे देखो, अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1858 का एक्ट पढ़ लिया, 1861 का एक्ट भी पढ़ लिया। अब अगले जो बीच के एक्ट थे वो हमें नहीं पढ़ने, हमें डायरेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट पे आना है। किस पे? 1892 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार इनडायरेक्टली इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं हुआ, लेकिन पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति जो शुरू हुई है वो कौन से अधिनियम के तहत हुई है? 1892। और अब निर्वाचन शुरू हो चुका है, इसका मतलब क्या भारतीयों को यहाँ पर सीट दी गई है? तो बिल्कुल दी गई है। भारतीय प्रतिनिधियों को, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भारतीय विधान परिषदों में चुनाव में पहली बार क्या दी गई है? सीटें बांटी गई है। जैसे आज के समय सीटें दी जाती है, ठीक वैसे ही पहली बार भारतीयों को सीटों का आवंटन कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो कौन सा बताना है? 1892। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई हमारे इतिहास, ठीक है। ये वाली लाइन से क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन हमारे लिए नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हमें सारी चीजें क्लियर करके चलनी है तो नई बात हमें क्या याद रखनी है कि भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में सीटें कौन से अधिनियम के तहत दी गई? तो कौन से अधिनियम के तहत दी गई है? 1892 के अधिनियम के तहत, ठीक है। तो देखो, अब भारतीयों को पहली बार 1861 में शामिल किया गया। इस बीच धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती भी चली गई, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि सिर्फ हमें नॉमिनेट मत करो, इलेक्शन करवाओ और प्रॉपर हमें सीट दो, उस सीट से हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो पहली बार सीटें कौन से अधिनियम से बांटी जा रही है? 1892 में। तो 19वीं सदी चल रही है, हम संविधान की जो मांग कर रहे हैं, अब यहाँ के वास्ते क्या हो जाएगी? हमारे संविधान की मांग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब भारतीय इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो यहाँ पर संविधान के लिए पहली बार बात करने वाले 1895 में कौन है? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने पहली बार इन्होंने बोला कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो इस चीज की पहली बार डिमांड कब की गई? 1895 में बाल गंगाधर तिलक। फिर समय समय पर महात्मा गांधी ने डिमांड करी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, वहां डिमांड हुई। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय थे, एमएन रॉय, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से डिमांड करी। कांग्रेस ने डिमांड करी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी। तो हम देखो 1895 से लेकर लगातार 1938 तक डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा ये सारी डिमांड तो की जा रही है। पहली बार डिमांड एक्सेप्ट कब की गई? अगस्त ऑफर में 1940 में, ठीक है। तो देखो, इसकी शुरुआत वास्तव में, इसका मतलब कौन से एक्ट से हो चुकी है? 1892 के एक्ट से हो चुकी है। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ तक सभी को? बताओ, क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखो, तो ये लाइन याद रखना। अब उसके बाद अगला अधिनियम कौन सा आ रहा है? 1909 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले कौन है? भारत सचिव। तो भारत सचिव मैं आपको बता चुकी हूँ, भारत सचिव का पद कौन से एक्ट से आ रखा है? 1858 के एक्ट से आ रखा है। भारत सचिव बोल दो या भारत मंत्री। तो उस समय मॉर्ले क्या है? सचिव है, और मिंटो क्या है? वायसराय है, और मिंटो सेकंड है ये, ठीक है। यानी कि उस समय भारत का वायसराय कौन है? मिंटो। तो यहाँ पर 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, और देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत जोरों शोरों से थी। तब अंग्रेजों ने यहाँ पर देखा कि हमें चीजें सुधार करने के लिए एक नया एक्ट लाना जाना चाहिए, और उस नए एक्ट का नाम इन्होंने क्या रखा कि दो व्यक्ति मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो, वायसराय और सचिव। सचिव यहाँ मीडिएटर का काम करता है। तो मॉर्ले मिंटो एक अधिनियम लेकर आए रिफॉर्म्स के लिए, इसलिए 1909 के अधिनियम का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। तो वास्तव में इसका जो लाने का उद्देश्य था वो 1892 से शुरू हो चुका था, क्योंकि अब भारतीय आ चुके हैं यहाँ पर। तो देखो, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसमें पहली बार किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया।
वहां पर तो विधान परिषदों में शामिल किया गया था। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पद है वायसराय, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसमें पहली बार कोई भारतीय शामिल हुआ है। और कौन शामिल हुए हैं? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम याद रखना। और ये विधि सदस्य बने थे इसमें, तो ये भी याद रखना कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में, वहां भारतीय विधान परिषद है तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार कोई भारतीय शामिल हुआ है तो वो कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये क्या बने? विधि सदस्य बने। ठीक है। भारतीयों को पहली बार इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, उसकी सदस्यता दी गई है। आगे देखेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव कैसे काम कर रही है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव में पहली बार भारतीयों को क्या मिल चुकी है? सदस्यता मिल चुकी है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो 1909 का जो एक्ट है वो सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर मिंटो ने पहली बार मुस्लिम्स को क्या दे दिया था? पृथक निर्वाचन दे दिया था। तो ये जो पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई है भारत में, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन की जो शुरुआत हुई है भारत में, ये कौन से अधिनियम के तहत हुई है? 1909, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, इसीलिए मिंटो सेकंड को इसका फादर भी बोला जाता है, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का। कैसे? कि मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा तो उसे वोट मुस्लिम ही डालेगा, कोई और नहीं डालेगा। जबकि आज ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको अलग से सीट रिजर्व रखनी है, लेकिन वोट डालने का अधिकार तो उस व्यक्ति के लिए सबको दो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं, अगर कोई मुस्लिम सीट से खड़ा हुआ है तो मुस्लिम व्यक्ति ही उसको वोट डालेगा, कोई हिंदू सीट से खड़ा हुआ है तो उसको हिंदू ही वोट डालेगा। यानी कि आपस में इनको क्या कर दिया? बिल्कुल सेपरेट करने का काम कर दिया। अब धीरे धीरे अगर ये चीज बढ़ती चली गई तो इसका मतलब आपस में इन दोनों व्यक्तियों को कोई एक दूसरे से मतलब नहीं होगा। हिंदू हिंदू के बारे में सोचेंगे और मुस्लिम मुस्लिम के बारे में सोचेंगे। तब मॉडले यहाँ पर मिंटो को कहता भी है कि आप जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। आज आपने इसके बीज तो बो दिए, इसका जो परिणाम होगा आगे जाकर बहुत ज्यादा भीषण होगा। तो मिंटो ने बोला कि चाहते तो यही है, क्योंकि 1906 में क्या बन चुकी है? मुस्लिम लीग। तो फूट डालो राज करो की जो नीति यहाँ से शुरू हुई है वो कौन से अधिनियम के तहत हुई है? 1909। तो ये सारी बातें हम कहाँ पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां तक हमने पॉलिटी के अकॉर्डिंग चीजें कवर कर ली है कि पहली बार भारतीय सदस्य कार्यकारी परिषद में कब शामिल हो रहा है? 1909। कौन बन रहा है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में। भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता भी कौन से अधिनियम के तहत दी गई है? 1909। ये आप अलग से अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम शुरू कर दिया है किसने? मिंटो सेकंड ने। किसको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया। यानी कि अगर मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा तो वोट भी कौन डालेगा? मुस्लिम ही डालेगा। तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने 1858 का एक्ट कवर कर लिया, 1861, 1892 और कौन सा वाला? 1909। इसके आगे हमारे दो एक्ट और बचते हैं, 1919 और 1935 का एक्ट। ठीक है, तो बताओ पहले यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ बच्चों, क्लियर है? अब आगे देखो, 1909 तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखो 1919 का एक्ट। ठीक है, 1919 का एक्ट क्या है? भारत परिषद अधिनियम। और इस एक्ट का नाम भी क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, जिसमें मॉन्टेग्यू क्या है? सचिव है, और चेम्सफोर्ड यहां पर क्या है बच्चों? वायसराय है। ये याद रखना। क्यों लाया गया ये एक्ट? इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी है यहाँ पर? तो देखो,
20 अगस्त 1917 को एक घोषणा हुई थी जिसे अगस्त, क्योंकि अगस्त के महीने में हो रखी है इसलिए इसे अगस्त घोषणा भी बोल सकते हैं और मोंटेग्यू घोषणा भी बोल सकते हैं। और इसी घोषणा में कहा गया था कि भारतीयों के लिए अब हम और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, संवैधानिक सुधार करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे। तो इसी घोषणा के आधार पर भारत में कौन सा एक्ट लाया गया, 1919 का। तो याद रखना 1919 का जो एक्ट लाया गया उसका आधार कौन सी घोषणा बनी, अगस्त घोषणा बोल दो चाहे मोंटेग्यू घोषणा बोल दो, और इसकी पूरी डेट याद रखना, ठीक है। अगर पेपर में सवाल आएगा तो पूरी डेट से आएगा। तो 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई और कहा गया कि हम भारतीयों के लिए और अच्छे काम करेंगे, क्योंकि देखो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है। लखनऊ, जहां पर लखनऊ समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो चुकी है और कांग्रेस भी जो नरम दल और गरम दल दो भागों में बढ़ गई थी वो भी एक हो चुकी थी यहां से। तो बाद में इन सारी चीजों को देखते हुए कि अब सारे लोग एक हो चुके हैं तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें और क्या लाना चाहिए, और बेहतर स्थिति करनी चाहिए ताकि फिर से 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह नहीं हो। ये जो छोटे मोटे विद्रोह हो रहे हैं ये तो हम दबा लेंगे, लेकिन अगर ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर से इन्होंने क्या करा, हमारे लिए एक और एक्ट लेकर आ गए 1919 का। और यहाँ पर उन्होंने पहली बार ये बोला उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पहली बार कौन से एक्ट के तहत बात की गई, 1919। कैसे उत्तरदायी शासन कैसे स्टार्ट करोगे, प्रांतों में डायरकी लेकर आ गए, द्वैध शासन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसके जनक कौन है, लियोनस कर्टिस। याद रखना ये जो डायरकी के जनक है ये कौन है, लियोनस कर्टिस, इस व्यक्ति का नाम याद रखना। क्या होती है डायरकी, द्वैध शासन क्या होता है, कैसे उत्तरदायी शासन लेकर आओगे, ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो डायरकी का मतलब यह है कि आपने विषयों को क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। जो रिजर्व रहेंगे उसमें तो रहेंगे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, वो तो रहेंगे गवर्नर जनरल के पास, ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे वो किसको दिए जाएंगे, भारतीयों को दिए जाएंगे यहाँ पर। और ये चीज इन्होंने केंद्र में लागू नहीं की, कहाँ लागू की, राज्यों में, प्रांतों में। इसका मतलब भारतीयों को पहले से थोड़े से ज्यादा अधिकार मिल गए, प्रांत अपने हिसाब से उस सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, इसका मतलब उनको क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबल कर दिया। तो पहली बार उत्तरदायी शासन की बात कौन से अधिनियम के तहत हो रही है, 1919। इस शब्द का प्रयोग भी इसी अधिनियम के तहत किया गया। इसका मतलब हम प्रांतों में क्या लेकर आ गए, डायरकी लेकर आ गए, द्वैध शासन, और जिसके जनक कौन है, लियोनस कर्टिस। सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, रिजर्व और ट्रांसफर। जैसे आज हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका जो एक तरह से पहला कच्चा प्रारूप मान सकते हो। तो ये कहाँ लगा दिया हमने, प्रांतों में। तो सीधा सवाल आता है पेपर में कि प्रोविंसेस में डायरकी, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया, तो क्या आंसर करना है, 1919 का अधिनियम, ठीक है। देखो कैसे बांटे सब्जेक्ट आगे, और ये सब्जेक्ट याद रखोगे, दिल्ली पुलिस में अच्छे सवाल बन सकते हैं यहां से। बिल्कुल भी ये मत सोचना पढ़ते टाइम कि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जैसे पेपर में आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इतना ही डीप पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से याद रखना कि विषयों को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। रिजर्व वाले किसके पास होंगे, गवर्नर के पास, और जो ट्रांसफर वाले होंगे वो किसके पास होंगे, भारतीयों के पास। तो यहाँ से इनके नाम भी याद रखना। भारतीयों को क्या क्या दिया गया, स्थानीय स्वायत्ता, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। ये टॉपिक तो किसके पास रहेंगे, भारतीयों के पास। जबकि जो बड़ी बड़ी चीजें, पुलिस हो गया, इरिगेशन हो गया, टैक्सेस वाला सिस्टम हो गया, छापे खाने हो गए, यानी कि मीडिया क्या क्या रखेगी, क्या खबर छाप सकती है, क्या नहीं छाप सकती है, कारखाने हो गए, और जस्टिस की बात, ये सारी किसके पास होंगी, गवर्नर के पास। तो ये पॉइंट याद रखोगे कि 1919 के अधिनियम के तहत आरक्षित रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे, या कौन सा एक सब्जेक्ट इनमें से भारतीयों को नहीं दिया गया, तो वो वाले कौन से होंगे, सारे ये, क्योंकि ये सारे किसके पास है, गवर्नर के पास। तो याद करते टाइम ऐसे याद रख लेना कि जो बड़े सब्जेक्ट होंगे, भाई पुलिस आप भारतीयों को कैसे दे सकते हो, फिर तो भारतीय ही कंट्रोल करेंगे, ठीक है। न्याय भी किसके पास होगा, गवर्नर के पास ही होगा, जस्टिस की बात भी वही करेंगे। भू राजस्व पूरा का पूरा जो टैक्स सिस्टम में जो इरिगेशन से जुड़ा हुआ है, तो पैसा भी किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास ही जाएगा। छापे खाने और कारखाने, ये दोनों शब्द याद रख लेना, ये किसके पास होंगे, गवर्नर के पास। बचे हुए शिक्षा हो गई, कृषि हो गई और स्थानीय स्वायत्ता, ये किसके पास रहेगी,
भारतीयों के पास। तो ये सब्जेक्ट जरूर याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यहाँ से। और क्या क्या हुआ 1919 के एक्ट से वो देखो। जितने भी प्रांत थे उन सभी प्रांतों में क्या बन गई, एक सदनीय विधानसभा बन गई। एक सदनीय यानी कि जैसे आज होता है भाई 28 राज्य हैं, तो क्या सभी राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है? नहीं, सभी में असेंबली और काउंसिल नहीं है। ठीक वैसे ही उस समय के जो प्रांत थे उन सब में एक ही यानी कि यूनिकैमरल सिस्टम था। कैसा सिस्टम था? यूनिकैमरल, एक ही सदन था और वो एक सदन क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो याद रखना सभी प्रांतों में एक सदन की स्थापना भी किसके तहत कर दी गई? 1919। अधिकतम सदस्य सबसे ज्यादा 140, ठीक है, कहां से थे? बंगाल से, याद रखना, ठीक है। और न्यूनतम सदस्य थे 53, वो कहां से थे? तो असम से थे। ये याद रखना कि जो प्रांत थे इनमें जो संख्या थी विधानसभाओं के सदस्यों की, तो सबसे ज्यादा प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य संख्या कहां से थी? बंगाल से। कितनी? 140। सबसे कम कहां थी? आसाम, और आसाम में कितनी थी? 53। तो ये नंबर्स भी याद रखने हैं यहां से, ठीक है। तो प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था, प्रांतों में डायरकी आ गई, सबसे ज्यादा बंगाल में, और सबसे कम सदस्य संख्या कहां थी? आसाम के अंदर थी। ये याद रखना, ठीक है। तो 1919 का एक्ट यहां से क्लियर हुआ। आगे देखो, और क्या क्या किया हमने 1919 के एक्ट से। तो केंद्रीय विधानमंडल यानी कि बाइकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था आ गई यहां से, इंपीरियल लेजिस्लेटिव बोल रहे हैं जिसे हम, ठीक है। तो पहली बार केंद्र में, सेंटर में बाइकैमरल सिस्टम भी कौन से एक्ट से आ रहा है? 1919। कैसे? दो कौन कौन से बना दिए? स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन, अपर हाउस हो गया ये हमारा, ठीक है, स्टेट काउंसिल। दूसरा कौन सा बना? केंद्रीय विधानसभा है अभी, ठीक है, निम्न सदन, ये लोअर हाउस हो गया। ये कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बना। और अपर हाउस कितने साल के लिए बना? 5 साल के लिए। टोटल इसमें कितने मेंबर थे? 60, और टोटल इसमें कितने थे? 145 सदस्य थे। तो याद रखना पहली बार सेंटर में बाइकैमरल सिस्टम। देखो प्रांतों में तो यूनिकैमरल सिस्टम आ चुका है, सेंटर में क्या आ गया? बाइकैमरल सिस्टम आ गया। 2 हाउस बन गए, जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा होती है। द्विसदनीय व्यवस्था है हमारे संसद में, हमारे केंद्र में। ठीक ऐसी ये व्यवस्था कब आ चुकी है? 1919 के एक्ट से आ चुकी है भारत में, द्विसदनीय व्यवस्था। कौन कौन से सदन बनाए? स्टेट काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये अपर हाउस होता था, ये लोअर हाउस। ये 3 साल के लिए काम करेगा, और ये कितने साल के लिए काम करेगा? 5। इसमें कितने मेंबर होंगे? 60, और इसमें कितने मेंबर होंगे? 145। और ये नंबर याद रखने हैं आपको कि 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 145। यहां पर पहले अध्यक्ष कौन बनाया गया? अलेक्जेंडर मूडीमैन, इनका नाम याद रखना। और यहां पर पहले अध्यक्ष कौन बने? फ्रेडरिक व्हाइट, 1921 से लेके 25 तक। और पहले भारतीय अध्यक्ष 1925 में। ठीक इनके बाद कौन बने? विठल भाई पटेल। और फ्रेडरिक व्हाइट को क्वेश्चन पूछा है बच्चों पेपर में कि केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने? फ्रेडरिक व्हाइट बने। कब से कब तक? 1921 से 25 तक। दूसरा नाम यहाँ इसलिए याद रखना है हमें क्योंकि ये पहले भारतीय हैं, यहाँ पर दूसरा नाम याद नहीं रखना है, यहाँ हमें एक ही नाम याद रखना है। कौन सा? अलेक्जेंडर मूडीमैन। इन 60 में से भी नॉमिनेट तो थे 26 और इलेक्टेड कितने थे? 33। ठीक ऐसे ही इधर नॉमिनेटेड और इधर भी इलेक्टेड। इसका मतलब सारी सीटों पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। आज जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, ठीक वैसे ही उस समय नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे और इलेक्टेड। और इलेक्टेड में भी क्या सारे ही सरकारी थे? नहीं, तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों थे, ठीक है, सरकारी और गैर सरकारी। यानी कि एक तरह से हम बोले तो 3 तरह के सदस्य थे, नॉमिनेटेड वाले, मनोनीत वाले। इलेक्टेड में 2 कैटेगरी थी, सरकारी, ठीक है, और गैर सरकारी। तो ये अध्यक्ष के नाम याद रखने हैं और सदस्यों की संख्या भी याद रखनी है। यही राज्य परिषद 1954 में क्या बन जाएगी? हमारी राज्यसभा बन जाएगी। इस पॉइंट को नोट करना कि राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा है? जो आज हमारी राज्यसभा है, तो 1954 में। तो उससे पहले ये कब क्या बनी हुई थी? राज्य परिषद बनी हुई थी। इसका मतलब हमारे यहाँ पर राज्य परिषद कब से बनी हुई है? 1919 के अधिनियम से बनी हुई है। पहले अध्यक्ष कौन बने? अलेक्जेंडर मूडीमैन।
यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने? फ्रेडरिक व्हाइट। पहले भारतीय कौन बने? तो विट्ठल भाई पटेल, क्योंकि ये पहले भारतीय इसलिए नाम याद रखना। और ये कब बने? ठीक इनके बाद 1925 में। तो बायकैमरल सिस्टम आ गया, ठीक है। आगे देखो 1935 का एक्ट, इन सब में से अभी तक के जो एक्ट थे, अगर सवाल इस तरह से पूछे कि सबसे बड़ा सबसे विस्तारित एक्ट कौन सा था? 1935 का एक्ट था। पूरे के पूरे भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से 2/3 पार्ट, 2/3 हिस्सा हमने कहां से लिया है? 1935 के अधिनियम से लिया है। लेकिन जब 1935 का अधिनियम आया तब हमारे यहाँ के जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने क्या करा? इसको बहुत ज्यादा विरोध करा, अलग अलग स्टेटमेंट दिए। यहाँ पर खुद जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये तो क्या है? 1935 का अधिनियम दास्ता का पत्र है, गुलामी का। दास्ता का मतलब क्या होता है? गुलामी का। और स्टेटमेंट भी याद रखने हमें किस एक्ट के लिए क्या बोला गया है। तो दास्ता का या गुलामी का पत्र कौन से अधिनियम को कहा गया? 1935 के अधिनियम को। किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या बोला? बोला रेलगाड़ी तो है जिसमें ब्रेक भी है लेकिन इंजन ही नहीं है। अब इंजन ही नहीं होगा तो ऐसी रेलगाड़ी बनाने का क्या फायदा? तो रेलगाड़ी है जिसमें बहुत सारे ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। ये स्टेटमेंट भी 1935 के एक्ट के लिए किसने बोला हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि 2/3 हिस्सा हमने पूरा का पूरा कहां से कॉपी करा? इस 1935 से। जब खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तो सारा ज्यादा, आधे से ज्यादा हिस्सा हमने कहां से कॉपी कर रखा है? 1935 के अधिनियम से। लेकिन जब आया तब अपने अपने स्टेटमेंट दे दिए यहाँ पर। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से एक्ट से प्रभावित है? 1935 से, ठीक है। क्या लाया गया इसमें? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लाया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत क्या है? कि यहाँ पर अब धीरे धीरे देखो 1909 में क्या हुआ? पृथक निर्वाचन शुरू हो गया था। 1919 में भी इसका विस्तार कर दिया, यूरोपियंस को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया। 1935 में दलितों को भी दे दिया और महिलाओं को भी दे दिया यहाँ पर। यानी कि आपने धीरे धीरे सभी को यहाँ पर शामिल कर लिया, अपनी शक्तियां बांटते चले गए। तो अब किसी एक के हाथ में सारी चीजें नहीं है, वो चीजें क्या हो चुकी हैं? बट चुकी हैं। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के तहत आया? 1935। पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट किससे कॉपी किया गया है? 1935। लगभग कितना हिस्सा? 2/3 हिस्सा यहां से। अब देखो प्रांतों में क्या शुरू कर दी? स्वायत्ता, ऑटोनॉमस बना दिया इनको कि अब आप अपने इलेक्शन खुद कराओ और अपनी सरकार खुद संभालो। तो उस समय कितने प्रांत हुआ करते थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 11 के लिए इलेक्शन हुए 1937 में। ये ईयर नोट करना कि 1935 के अधिनियम के तहत इन प्रांतों में जो इलेक्शन हुए वो कब हुए? तो 1937 में इलेक्शन हुए। और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई है अपनी, ये भी याद रखना। लेकिन हालांकि ये सरकार बहुत कम दिन चलती है, मात्र 28 महीने की सरकार है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की जो सरकार है कितने महीने रही है? 28 महीने। हालांकि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सारी बातें लिखेंगे, जितने भी स्टेटमेंट आपको बताए वहां पर ये सारी चीजें नोट करेंगे, एक भी चीज नहीं छूटेगी। लेकिन अभी भी हम इसको याद रख सकते हैं और अपनी कॉपी में साइड में लिख सकते हो कि कितने प्रांत है? 11 में से कांग्रेस की सरकार कितने में बन गई? 8 में सरकार बनी है 1937 में। और 1939 में सबने क्या कर दिया? एक साथ रिजाइन कर दिया। तो ये सरकार है मात्र कितने महीने रही? 28 महीने। कैसे? देखो, प्रांतीय स्वायत्ता शुरू कर दी, ऑटोनॉमस कर दिया, अपना इलेक्शन कराओ और अपनी सरकार रखो। तो प्रांतीय शासक, इन प्रांतियों की स्वायत्ता के ऊपर कोई व्यक्ति तो होगा जो शासन संभालेगा, तो राज्यपाल का पद आया। इसका मतलब भारत में जो राज्यपाल का पद आया, स्टेट में जो गवर्नर होता है, ये हमने कहां से लिया है? 1935 के अधिनियम से लिया है। क्योंकि पहली बार राज्यपाल की नियुक्ति प्रांतीय शासकों के रूप में कौन से अधिनियम के तहत हुई है? 1935। क्यों? क्योंकि हमने प्रांतों को क्या बना दिया? ऑटोनॉमस। अपनी सरकार चुनो, ठीक है, अपनी सीटों पे इलेक्शन लड़ो और अपनी सरकार खुद से चलाओ। तो इन सब के ऊपर एक हेड भी तो होगा। भाई आज क्या होता है? आज गवर्नर होता है और सीएम होता है। तो सीएम तो पूरी सरकार संभाल रहा है, लेकिन पूरे राज्य का शासन कौन देख रहा है? गवर्नर। तो ये राज्यपाल का पद कौन से अधिनियम के तहत आया? 1935। अब ऑटोनॉमस बना दिया तो इन्होंने इस द्वैध शासन को, डायरकी को क्या कर दिया? समाप्त।
और इसी डायरकी को इन्होंने कहाँ लगा दिया, केंद्र में। तो दो सवाल याद रखना, प्रांतों में डायरकी कब आ रही है, 1919 के एक्ट से, जबकि प्रांतों में डायरकी समाप्त कब कर दी, 1935 के एक्ट से। अब यहां समाप्त कर दी तो इसको कहीं तो लगाया होगा, तो सेंटर में पहुंचा दिया। तो केंद्र में डायरकी कब लग रही है, 1935। केंद्र में बाय कैमरल सिस्टम कब आ रहा है, 1919 के एक्ट से आ रहा है। ये सारी बातें याद रखना। देखो अब ऑटोनॉमस बना दिया, इसका मतलब प्रांतों में यानी कि राज्यों में क्या आ गई, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। और कितने प्रांतों में, 11 में। और कांग्रेस ने इन 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनाई, अपनी 8 में। अब हमने 1919 में देखा था कि सारे प्रांतों में क्या करा था, यूनिकैमरल सिस्टम आया था, लेकिन अब 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा आ गई, यानी कि अब प्रांतों में बायकैमरल सिस्टम 1935 के एक्ट से आया है, जबकि सेंटर में बायकैमरल सिस्टम 1919 के एक्ट में आया है। वहां पर 1919 के एक्ट में प्रांतों में सारे यूनिकैमरल थे, सारे एक सदन थे, जबकि 1935 में सेंटर में डायरकी चली गई और प्रांतों में बायकैमरल सिस्टम आ गया। तो टोटल कितने प्रांत थे, 11। कांग्रेस की सरकार बनी 8, और इन 11 में से 6 प्रांतों में क्या था, बायकैमरल सिस्टम था। और 1935 तक आते आते मात्र 10% जनता को ही मताधिकार का अधिकार था। इसका मतलब सारी जनता वोट नहीं डाल सकती थी। और इसमें आधार भी क्या रखा, संपत्ति की योग्यता। संपत्ति बताई गई कि अगर किसी के पास इतनी संपत्ति होगी वही व्यक्ति वोट डाल सकता है। 1919 का जब एक्ट आ रहा है तब मात्र 5% से भी कम जनसंख्या, यानी कि लगभग 50 से 53 लाख लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। उस समय की जनसंख्या के हिसाब से 5% से भी कम, जो 1935 तक आते आते 3 करोड़ हो गई थी संख्या। लेकिन ये भी उस समय भारत की जनसंख्या के मात्र 10%। तो 10% जनता को ही वोट का अधिकार था, सभी जनता को नहीं था। और किस आधार पर, तो संपत्ति की योग्यता के आधार पर। तो धीरे धीरे देखो 5 से 10% पे तो आ ही गए भाई, 50 लाख से हम सीधा 3 करोड़ पर तो पहुंच ही गए। ये याद रखना। भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, वैसे फेडरेशन ऑफ इंडिया सही वर्ड रहेगा, तो फेडरेशन याद रखना। यहां से अखिल भारतीय संघ बनाने की बात हुई थी, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई थी। किस किस को मिलाकर, सारे ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी थी उनको, और देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट को मिलाकर। लेकिन इनकी आपस में बनी नहीं और ये अखिल भारतीय संघ बना नहीं। लेकिन याद रखना कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कौन से अधिनियम के तहत हुई है, तो किसके तहत हुई है, 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात। किस किस को मिलाकर, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और प्रिंसली स्टेट। हालांकि ये बना नहीं था, ठीक है। केंद्र में क्या लेकर आ गए, द्वैध शासन, डायरकी लेकर आ गए, यानी कि वापस सब्जेक्ट बढ़ गए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। देखो और साथ में हमने क्या कर दिया, केंद्र और राज्यों के बीच हमने शक्तियां बांट दी। तो निरंकुशता का सिद्धांत लेकर आ रहे हैं। तो वास्तव में जो आज के समय 7 जो शेड्यूल है उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि संघ सूची होती है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची भी हमने कहां से ले रखी है, 1935 के अधिनियम से ले रखी है। केंद्र और राज्यों के बीच में हमने क्या कर दिया, शक्तियों का विभाजन, 3 लिस्ट बना दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इनके अलावा भी कुछ शक्तियां होती हैं जो बच जाती हैं। तो ये जो बची हुई शक्तियां होती है इसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया, ठीक है। यहां से गवर्नर को दिया गया, क्योंकि यहाँ प्रांतों की बात हो रही है। आज के समय ये अवशिष्ट शक्तियां आज के समय किसके पास है, सेंटर के पास है, केंद्र के पास है। तो याद रखना 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, गवर्नर के पास। ये जो 3 लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ रखा है, 3 सूची वाला जो कॉन्सेप्ट आ रखा है, ये कौन से अधिनियम से आ रखा है, 1935 के एक्ट से। तो देखो 1935 के एक्ट से हमने क्या क्या ले लिया, गवर्नर आ गया, ठीक है। प्रोविंसेस में बायकैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था आई गई है 6 प्रांतों में, तो ये भी 1935 के अधिनियम से ले रखा है। 1935 के अधिनियम से हमने फेडरल कोड बना रखा था। इनके बीच में आपस में कोई भी विवाद हो जाए इसके लिए हमने एक संघीय न्यायालय बना रखा था। आरबीआई भी वहीं से आ रखा है। तो ये सारी चीजें कहां से प्रभावित है, पूरे के पूरे 1935 के अधिनियम से। अब जो 15 सदस्यों की भारत परिषद बनी थी 1858 में,
उसको क्या कर दिया गया, समाप्त। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत परिषद बनी तो 1858 के एक्ट से है, लेकिन समाप्त कौन से अधिनियम से हो गई, 1935 के अधिनियम से, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन भारत सचिव का पद समाप्त नहीं हुआ है, वो आगे जाकर 1947 में समाप्त होगा। ठीक है, अब यहां से एक बात याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट, महिलाओं की और बात आती है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया। तो सुनो, 1919 के एक्ट से मात्र 5% से भी कम जनता को वोट डालने का अधिकार है, और 1935 में जाकर ये संख्या कितनी बढ़ गई, 10% हो गई। लेकिन इसमें महिलाएं कितनी है, तो पहली बार ब्रिटिश भारत में महिलाओं को वोट डालने का जो अधिकार दिया गया है वो 1921 से दिया गया है। कब दिया गया है, 1921 से। लेकिन कैसा वोट डालने का अधिकार था, क्या सारी महिलाओं को था, तो नहीं। पहली बात तो ये जो अधिकार था ये बिल्कुल लिमिटेड था, सीमित मताधिकार था। लेकिन महिलाओं को पहली बार सीट रिजर्व रखी गई कि आप भी इलेक्शन लड़ सकते हो। ये बात कौन से अधिनियम से लाई गई, 1935। तो यहां से 2 सवाल बनते हैं, दोनों याद रखना। ठीक है, तो पढ़ो पहले, प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कौन से एक्ट से आई है, 1935 के एक्ट से आई है। आरक्षित सीट रिजर्व रखी है, जबकि 1919 के एक्ट से 21 वर्ष से उम्र भी याद रखना, 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार नहीं था। सभी के लिए तो नहीं था, इसका मतलब महिलाओं के लिए सीमित मताधिकार था। और कब से दिया गया है, 1921। और ये ईयर पूछा हुआ है पेपर में कि ब्रिटिश भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया, तो 1921 में। लेकिन क्या सभी महिलाओं को था, तो नहीं, सभी को नहीं था। संपत्ति वहां पर भी बेस क्या बनाया गया, संपत्ति, कि जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वही महिला वोट डाल सकती है। तो सीमित मताधिकार था। लेकिन पहली बार महिलाओं के लिए सीट कब रिजर्व रखी गई, आरक्षित सीट कब रखी गई, तो कौन से अधिनियम के तहत रखी गई, 1935 के अधिनियम के तहत रखी गई। तो 2 सवाल बनते हैं, दोनों अलग अलग है, याद रखना। तो पहली बार मतदान करने का अधिकार 1919 के एक्ट से, लेकिन सीमित मताधिकार था। एग्जैक्ट ईयर पूछे तो 1921। 1921 ही क्यों, क्योंकि 1919 के एक्ट के जितने भी प्रावधान थे, जितने भी उसमें सारी चीजें लिखी हुई थी, वो कब से लागू हुई है, 1921 से ही लागू हुई है, 1920 से नहीं हुई है। तो ऑप्शन में वहां 1920 भी मिलेगा, तो ये गलत है। 1919 के एक्ट की सारी चीजें 1921 से लागू हुई हैं। तो ब्रिटिश भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला, 1921 में। लेकिन ब्रिटिश भारत में पहली बार महिलाओं के लिए रिजर्व सीट कब रखी गई है, तो कब रखी गई है, 1935 के अधिनियम से। दोनों सवाल की लाइन बिल्कुल अलग अलग है, याद रखना यहां से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर अलग से सवाल बन जाते हैं, तो याद रखना। आगे देखो, ब्रिटिश कालीन भारत में संवैधानिक विकास का अंतिम अधिनियम था। इसका मतलब 1935 के बाद क्या कोई अधिनियम नहीं आया, तो आया तो था, कौन सा, 1947। लेकिन ये जो 1947 का अधिनियम था, ये भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेकर नहीं था, बल्कि भारत को आजाद करने के लिए था। इसका मतलब ये जो 1947 का एक्ट था ना, इसका नाम भी था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये वाला एक्ट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है हमारे पास, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन। जिस दिन वो टॉपिक पढ़ेंगे उस दिन इस 1947 के एक्ट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो वो कब से शुरू हो रहा है, 1858 के एक्ट से, और लास्ट कहां खत्म हो रहा है, 1935 के एक्ट से। तो आज का हमारा पहला टॉपिक यहां से कंप्लीट होता है इंडियन पॉलिटी का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। तो देखो, इसका मतलब संवैधानिक विकास का लास्ट एक्ट कौन सा है, 1947 नहीं है, वहां ऑप्शन में ये भी मिलेगा, कौन सा है, 1935। और क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि भारत को आजाद करने के लिए टोटल 20 धाराएं थी, और इसी की धारा थी 8(1), धारा 8(1), इसी के तहत आजादी मिली हमको। तो इसका तो अधिनियम का नाम ही अलग है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये भी लिख सकते हो आप साइड में कहीं पर भी, ठीक है। तो देखो, उसके बाद अब भारत आजाद हो गया भाई, हमने सारी चीजें, जब संविधान बनाया तो हमने तो 1935 से चीजें कॉपी कर रखी है। गवर्नर का पद आ गया, प्रोविंसेस में क्या आ गई, यहाँ पर बाय कैमरल सिस्टम आ गया, सेंटर में डायर की, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट आ गया। हमने भारत परिषद को यहाँ से समाप्त कर दिया, फेडरल कोर्ट आ गया, आरबीआई हमारे पास यहाँ स्थापित हो गया, यूपीएससी जिसे आज हम बोलते हैं,
ठीक है, उस समय ये क्या हुआ करता था, संघ लोक सेवा आयोग होता था, तो ये भी 1935 के अधिनियम से ही बना हुआ है। तो ये बचे हुए पॉइंट हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। अब बात आती है कि जब भारत आजाद हो गया था तो उस समय बनी थी संविधान सभा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। जब संविधान सभा की बात हुई थी तब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया था उसे, उसकी आलोचना की थी कि इसकी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, 1935 का अधिनियम बहुत सही है और हमें उसी के अनुसार हमारा शासन चला लेना चाहिए जब तक हमारा खुद का संविधान नहीं बन जाता है। तो उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन नहीं, उन्होंने संविधान सभा पूरी यहाँ पर बनाई गई। तब याद रखना 15 अगस्त 1947 से लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हो रहा है, 26 जनवरी 1950। इस बीच भारत का जो शासन चल रहा है वो किस अधिनियम से चल रहा है, तो याद रखना 1935 के अधिनियम से। और ये सवाल पूछा हुआ है, दिखने में लाइन बहुत सिंपल सी लगती है हमें, लेकिन यहाँ से भी सवाल पूछा हुआ है कि भारत की आजादी के बाद भारत का शासन किस अधिनियम से चल रहा था, तो किस अधिनियम से, 1947 के अधिनियम से नहीं चल रहा था, वो सिर्फ आजादी के लिए। किस अधिनियम से चल रहा था, 1935। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि 1935 का एक्ट सही तो है, उसी से ही शासन कर लो। आजादी की जब बात हो रही थी, इससे ठीक पहले शासन किससे चल रहा था, तो अंतरिम गवर्नमेंट बना रखी थी। तो ये अंतरिम गवर्नमेंट और पूरा का पूरा जो संविधान सभा वाला टॉपिक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो आज का यहाँ से हमारा पहला टॉपिक क्लियर होता है। जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं वो सारी की सारी अभी लिख लेना, भले ही वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेट क्यों ना करती हो। कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है सभी को यहाँ तक? और कुछ टाइम बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लास शुरू हो जाएगी, तो एक साथ जीके के 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे हम। ठीक है, चलो तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम। आज हम हमारे पॉलिटी का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक में हमने कल क्या कवर किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पूरा का पूरा। ठीक है, जल्दी से आ जाओ सभी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो, कल हमने पॉलिटी का एक टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, जहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 1858 से लेकर हमने कल पढ़े थे 1935 के एक्ट तक। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेकर लास्ट एक्ट था। और भारत में डेवलपमेंट की असली शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, 1858 से, क्योंकि इससे पहले के जितने भी एक्ट थे 1773 से लेकर 1853 तक, ये सारे क्या थे, एक चार्टर एक्ट थे, जो जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, शासन करती थी। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तब तो हम कहाँ से एक्ट पढ़ेंगे, 1773 से। ठीक है, कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन पॉलिटी के अकॉर्डिंग हमने कल कहाँ से हमारा टॉपिक कवर कर लिया, 1858 से लेकर 1937 तक। अब बात आती है कि हमने 1935 तक चीजें तो देख ली हैं, अब सेकंड टॉपिक पहले ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले टॉपिक की जो कुछ चीजें हैं वो कहाँ कवर होंगी, इस सेकंड टॉपिक में होगी। और ये सेकंड टॉपिक बड़ा है, ठीक है, इसको खत्म करने में ही हमें 2-3 दिन लगेंगे। तो एक एक चीज समझते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरा इसे कंप्लीट लेकर चलेंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसको बनाने के लिए जो संस्था एक तरह से काम करेगी उसी को ही क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसे ही क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी डिमांड कहाँ से शुरू हुई है। तो इसकी जो डिमांड शुरू हुई है वो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की है। उनका खुद का एक बिल था, स्वराज विधेयक, स्वराज बिल था, उस बिल में उन्होंने डिमांड करी है। हालांकि ये जो डिमांड थी ये ऑफिशियली डिमांड नहीं थी, अनौपचारिक मांग थी। धीरे धीरे महात्मा गांधी आए, 1922 में महात्मा गांधी ने डिमांड कर दी, लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि ब्रिटिशर्स उसे बना के चले जाए और थोप जाए और कल को बोले कि हमने बना दिया अब तुम्हें इसे ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको महात्मा गांधी का स्टेटमेंट भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। हालांकि इस बीच भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेज पे अपनी डिमांड करी है।
1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लेकर आते हैं, उसमें भी संविधान की मांग की गई है। और 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से ऑफिशियली जो डिमांड की है वो एक व्यक्ति है एम.एन. रॉय, ठीक है, मनवेंद्र नाथ रॉय। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 1934 में पहली बार औपचारिक रूप से मांग करने वाले व्यक्ति कौन बने, तो कौन बने, एम.एन. रॉय, ठीक है। हालांकि इनका शॉर्ट में ही नाम आता है, तो मनवेंद्र नाथ रॉय। उसके बाद 1934 में ही कांग्रेस में क्या हुआ था, महात्मा गांधी के विचारों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हुआ करते थे। तो उन सारे वो जो लोग थे जो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने कांग्रेस में से ही अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसे कहा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। ये जो पार्टी बनी थी 1934 में बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसको बनाने वाले 3 व्यक्ति थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। इन तीनों के विचार अलग थे, इनकी महात्मा गांधी से विचारों के मामले में नहीं बनती थी, तो इन्होंने कांग्रेस में से उठा के एक अलग पार्टी बना दी, जिसे क्या कहा गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो 1934 में किस पार्टी ने डिमांड करी है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने डिमांड करी कि हमारे लिए क्या होनी चाहिए, एक असेंबली होनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने देश का क्या बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। जब सोशलिस्ट पार्टी ने डिमांड कर दी, तो अगले ही साल 1935 में कांग्रेस ने पहली बार डिमांड करी है। तो कांग्रेस ने एक साल बाद डिमांड करी है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने डिमांड करी है। तो धीरे धीरे 1935 तक कांग्रेस ने डिमांड कर दी। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या करी, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए, अडल्ट सफरेज के बेस पर होनी चाहिए, ठीक है। सीमित सफरेज नहीं होना चाहिए, सीमित मताधिकार नहीं होना चाहिए। एक उम्र सीमा तय करो कि इस उम्र से ज्यादा व्यक्तियों को, सभी को क्या होगा, वोट डालने का अधिकार होगा, और वो सब लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे, इलेक्शन होगा और प्रॉपर पूरी की पूरी असेंबली बनेगी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो देखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक डिमांड कर रहे हैं, 1922 में महात्मा गांधी डिमांड कर रहे हैं, 1934 में 2 लोग डिमांड कर रहे हैं, एम.एन. रॉय, ठीक है, मनवेंद्र नाथ रॉय, और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो यहाँ पर डिमांड कर रही है, ठीक है। 1935 में कौन डिमांड कर रही है, खुद कांग्रेस डिमांड कर रही है। और 1938 में कौन डिमांड कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां तक तो डिमांड ही डिमांड हो रही है, एक्सेप्ट तो हुई ही नहीं है। तो इसके पीछे की भी पूरी कहानी है, पहले पूरी कहानी समझो कि हम डिमांड करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो 1938 तक डिमांड ही डिमांड चलती जा रही है, चीजें एक्सेप्ट भी तो होनी चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं, मांग पूरी होगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो सुनो यहाँ से, 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर अब ब्रिटिश को जरूरत थी भारतीयों की, लेकिन भारतीय तो अपनी खुद डिमांड कर रहे हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महात्मा गांधी के कहने पर जो हमारी इंडियन आर्मी थी, हमारे जो इंडियन के यहाँ पर सोल्जर्स थे, सैनिकों ने किसका साथ दिया था, ब्रिटिश का साथ दिया था। तो ब्रिटिश चाहते थे कि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ सीधा ही ठीक ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हो जाए, लेकिन अब की बार भारतीय बहुत बदल चुके हैं। वो बात थी 1914 की, ठीक है, 1914 से 1918 के बीच में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हो रहा है और सेकंड यहाँ शुरू हो रहा है 1939 में। तो अब तक देश में स्थितियां बदल चुकी हैं, ब्रिटिश के बहुत सारे रूप सामने आ चुके हैं कि उन्होंने किस किस तरह की चीजें कर चुके हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर क्लियर मना कर दिया गया। तब पहली बार ब्रिटिश हमारे लिए एक अगस्त ऑफर लेकर आए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ तक की सारी बात समझो कि हमने क्या करी है, डिमांड, और पहली बार हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए क्या लाया गया, अगस्त ऑफर। तो पहले तो ये सारे फैक्ट देखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है, तो संविधान का निर्माण करने वाली सभा को ही क्या बोला गया, संविधान सभा। यानी कि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। अगर अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो पहले उसकी भी क्या बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले भारतीय द्वारा की गई संविधान सभा की मांग शुरू कौन कर रहे हैं, 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, उनका एक बिल है स्वराज बिल, इसके अंदर ही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक मांग है ये, याद रखना, ठीक है। अनौपचारिक मांग में आता है ये। उसके बाद
1895 के बाद कौन डिमांड कर रहे हैं? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का ना बच्चों स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट से एक बार सवाल पूछा हुआ है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला। तो 1922 में महात्मा गांधी ने भी डिमांड करी और उन्होंने बोला कि जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारतीयों के लिए कानून बनकर आ रहा है, भारतीयों के अनुसार ही नहीं है और उसको बनाने वाले भारतीय भी नहीं है। ब्रिटिशर्स हम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोप नहीं सकते, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए। ये बात किसने बोली है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद देखो 1925 में एक दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इस दिल्ली जो सर्वदलीय, जिसमें सभी दल एक साथ इकट्ठे हुए थे, इन सारे दलों के सामने भी एक बात लाई गई कि भाई हम अकेले अकेले बात करें, लेकिन अगर सारे लोग मिलकर एक ही बात बोलेंगे तब जाकर मामला ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पर सारी पार्टी एक साथ इकट्ठी हुई, इसीलिए सम्मेलन का नाम भी क्या रखा गया? दिल्ली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन। और यहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता करी, क्योंकि देखो इससे पहले गांधी जी ऑलरेडी 1924 में कांग्रेस के जो सेशन हुआ था दिसंबर में, उसमें अध्यक्षता कर चुके हैं, बेलगांव कर्नाटका। और एकमात्र ये एक ही सेशन था जिसमें गांधी जी ने किया है, बेलगांव कर्नाटका। तो गांधी जी ऑलरेडी अपनी बात कांग्रेस के सामने तो रख के आ ही चुके थे और साथ में इन्होंने बोला कि वहां तो कांग्रेस एक पार्टी है। तो याद रखना यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का एकमात्र सेशन है जिसमें गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता की है। तो कौन से वाले में की है? 1924। कब हुआ था? दिसंबर में हो रहा है 1924 में। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटका। और अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी। तब महात्मा गांधी ने बोला कि एक पार्टी से कुछ नहीं होगा, हमें सारी पार्टियों को मिलाकर एक बातचीत रखनी चाहिए। तो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इसलिए इस मीटिंग का नाम भी क्या रखा गया? दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन। और इसमें भी अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने। और यहाँ पर भी गांधी जी ने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी है। तब एक व्यक्ति थे तेज बहादुर शपरू, वो एक बिल लेकर आए थे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, और इस बिल के अंदर इसकी बात की गई थी। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, इसके अंदर ये बिल लाया गया और इसी बिल के अंदर इसकी बात हो रखी है। उसके बाद देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू क्या लेकर आए? एक नेहरू रिपोर्ट लेकर आए। ठीक है, और इस नेहरू रिपोर्ट में भी हमने किसकी बात करी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो याद रखना 1895 में सबसे पहले कौन डिमांड कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक। 1922 में कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी। 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटका में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें एक ही बार अध्यक्षता की, उसके बाद गांधी जी ने कभी नहीं करी। 1925 में उन्होंने सारे दलों को एक साथ बुलाया और वहां पर अध्यक्षता की है। भाई बुलाने वाले वो हैं तो अध्यक्षता भी वही करेंगे, लीड वही करेंगे। तो दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में भी इसकी बात उठाई गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट लेकर आए, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई है। तो धीरे धीरे देखो हर जगह किसकी डिमांड कर रहे हैं? हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे और किस किस ने डिमांड करी? तो पहली बार व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से औपचारिक मांग करने वाले कौन है? एम एन रॉय। और ये सवाल बहुत बार आ चुका है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार औपचारिक रूप से मांग करने वाले कौन है? व्यक्तिगत मांग करने वाले कौन है? इंडिविजुअली। तो कौन है बच्चों? एम एन रॉय। ठीक है, मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, याद रखना 1934 में ही क्या बन चुकी थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो हालांकि ये मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस से पहले भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसका डिमांड कर चुकी थी और ये पार्टी 1934 में ही बनी है। और क्यों बनी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के अंदर शामिल, वो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उनके आपस में विवाद हो जाया करता था। हो भी जाता है ऐसा कि मान लो कहीं 100 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि सब एक ही विचार को फॉलो करेंगे। उनमें से 10-15 ऐसे भी होंगे जिनके विचार अलग होंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस में से उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इसको बनाने वाले लोग कौन कौन है, उनका नाम याद रखना। ये सारी चीज जितनी बताई जा रही है सब नोट करनी है। राम मनोहर लोहिया, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव।
देखो यहाँ से हिस्ट्री में एक अच्छा सवाल बन सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी। अगर सीधा पूछ रहा है तो तीनों में से कोई एक नाम देगा हमें ऑप्शन में, या फिर ये पूछ सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने वाला कौन एक नहीं था। जब ये तीन नाम हमें मिलेंगे और कोई एक नाम अलग होगा तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ईयर भी पूछ सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, तो 1934 में ही बनी थी, और 1934 में इसने डिमांड करी थी। और क्यों बनी थी इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद जब देखा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने डिमांड कर दी तो 1935 में खुद कांग्रेस ने क्या करा, पहली बार मांग की है। तो याद रखना कांग्रेस ने पहली बार डिमांड कब करी है भाई। अभी तो व्यक्ति आ रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक आ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, गांधी जी सब दलों को बुलाकर खुद अध्यक्षता करके डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जो 3 लोग हैं शामिल होने वाले वो डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस पहली बार 1935 के सेशन में क्या करती है, यहाँ पर 1935 में डिमांड करती है। 1935 में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं होता, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर डिमांड करती है। उसके बाद 1938 में कौन डिमांड करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पेपर में ये ईयर पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस किस व्यक्ति ने डिमांड करी और कब करी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब डिमांड करी, वयस्क मताधिकार के आधार पर अडल्ट सफ्रेज। अडल्ट सफ्रेज का मतलब क्या होता है भाई, आज हम 18 साल के हो जाते हैं तो हम सभी को क्या होता है, वोट डालने का राइट होता है, ठीक है। तो ये क्या एक अडल्ट सफरेज ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि ये बोल दिया गया कि नहीं किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है उसी को ही वोट डालने का अधिकार है, जिसकी उम्र 21 साल है उसी को ही वोट डालने का अधिकार है। तो ये सीमित मताधिकार होता है, लिमिटेड सफरेज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1919 के एक्ट में कुछ ही महिलाओं को दे रखा था। पहली बार जब सारी महिलाओं को, सभी महिलाओं को दिया गया था वो 1935 में दिया गया था, जब उनके लिए अलग से रिजर्व सीट रखी गई थी। ठीक ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि असेंबली होनी तो चाहिए लेकिन अडल्ट सफ्रेज, वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। तो इस अडल्ट सफ्रेज का मीनिंग क्लियर हुआ। तो देखो कब से इस डिमांड शुरू कर दी, 1895 में, और कब तक डिमांड कर रहे हैं हम, 1938 तक। अभी तक सिर्फ डिमांड हो रही है, एक्सेप्ट कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 1938 तक आते आते चीजें बदल चुकी थी। क्यों, सुनो। कल ही बताया आपको मैंने कि 1935 के जो एक्ट था इसमें क्या किया गया था, प्रांतों को, जो प्रोविंसेस थी उसको बाइकैमरलिज्म किया जा चुका है। 11 प्रांत थे, 11 में से 6 क्या हो चुके थे, बाइकैमरलिज्म हो चुके थे। जिसने अब कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको समझ नहीं आएगा क्या बता हुआ है। देखो ये जो टॉपिक है ये पहले टॉपिक से रिलेट करता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कल की वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें कल वाली रिपीट हो रही है, तो हर चीज के पीछे एक कहानी है। सीधा सीधा नहीं रटना कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था और इसको याद कर दिया, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल वाला पोर्शन है पूरा का पूरा हिस्ट्री से रिलेट करता है। अभी आर्टिकल नहीं आया है, आर्टिकल आने से पहले पहले हर टॉपिक के पीछे अपनी एक कहानी है यहाँ पर। तो याद रखना 1935 के एक्ट में क्या हुआ था, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 में से 6 बाइकैमरलिज्म बन चुके थे, द्विसदन बन चुके थे। और इन 11 में से इलेक्शन हुआ था 1937 में, और इन 11 में से 8 में कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा हो चुका है यहाँ पर। हालांकि ये जो सरकार है मात्र 28 महीने रहती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की सरकार मात्र कितने महीने चली, तो कितने महीने चली, 28 महीने चली। इन सब ने भी रिजाइन कर दिया था वहां पर। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण बनता है कि 1938 तक आप क्या कर रहे हो, जोरों शोरों से यहाँ पर डिमांड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश पे फिर भी कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन स्थिति बदल जाती है 1939 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और अब ब्रिटिश को किसकी जरूरत है, भारतीयों की जरूरत है। तो यहाँ पर ब्रिटिश पहली बार हमारी डिमांड एक्सेप्ट करते हैं और हमारे लिए एक अगस्त ऑफर लेकर आते हैं। तो पहले बताओ यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, कमेंट में बताओ बच्चों। बताओ क्लियर है सभी को। देखो एसएससी और दिल्ली पुलिस की जीके लगभग सेम होती है, लेकिन पूरी नहीं होती है। दिल्ली पुलिस में थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ना 50 नंबर की जीके का खेल है। 50 नंबर में हमारी जीके प्लस जीएस, जीके हमारी पूरी की यानी कि पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब शामिल है। जीएस में हमारी जनरल साइंस, और साथ में करंट, इन सब के मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं। तो करंट भी जीके का ही पार्ट है।
तो यानी कि मान लो 50 में से लगभग 35 क्वेश्चन का 35 से लेके 38 क्वेश्चन तक हमारे जीके और करंट के ही रहने वाले। तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, यानी कि सारा जो खेल है वो किस पे टिका हुआ है, जीके पे टिका हुआ है। अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन उसी का ही होगा जिसकी मैथ अच्छी है, उसके सिलेक्शन के इतने चांसेस नहीं है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन तो बच्चों 15 ही हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलाकर टोटल 40 ही है, 10 की तो कंप्यूटर है। तो मैथ जिसकी अच्छी है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, जिसने जीके में मेहनत कर रखी है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर। तो दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल में यहाँ पर जीके पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो देखो, तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई। यहां तक हम क्या कर रहे हैं, डिमांड ही डिमांड कर रहे हैं। और अब पहली बार ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, अगस्त ऑफर लेकर आएंगे। तो देखो, ब्रिटिशर्स द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा की मांग को स्वीकृत किया गया। और कौन से ऑफर में, अगस्त ऑफर में। कब आया अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। और यहीं से वायसराय का नाम भी याद रखना है कि अगस्त ऑफर के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखना, ठीक है। अब इस अगस्त ऑफर में हमारे लिए 4 बातें आई थी, सुनो ध्यान से। 4 बातें क्या क्या लाए गए, भाई हमें इंप्रेस करने के लिए एक तरह से हमारे लिए अगस्त ऑफर लेकर आ रखे। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने 4 बातें कही। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, कार्यकारी परिषद होती है, किसकी, गवर्नर जनरल की, उसमें हम भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी भाई, पहला पॉइंट। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि युद्ध हो रहा है तो आपको हमारा साथ देना है। तो हम ऐसा नहीं कि हम अपनी चलाएंगे, हम एक युद्ध सलाहकार परिषद भी बनाएंगे। आपको यहाँ पर पूरा वेटेज दिया जाएगा और आपसे हर चीज पूछी जाएगी। तो युद्ध सलाहकार परिषद की भी बात की गई। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, अभी नहीं, जैसे ही खत्म होगा हम आपको क्या दे देंगे, एक संविधान सभा दे देंगे, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में क्या याद रखोगे, हमारे लिए इस युद्ध समाप्ति के बाद क्या बना दी जाएगी, संविधान सभा बना दी जाएगी, ठीक है। और क्या बना दिया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार परिषद। इसका मतलब क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल बना दी उन्होंने कि आप लोगों से भी सलाह दी जाएगी। लेकिन बदले में भारतीय क्या देंगे, भारतीय किस में शामिल होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे, ये याद रखना। तो ये 4 बातें किस में थी, अगस्त ऑफर में थी, ठीक है। तो 4 बातों में से उन्होंने पहली बात क्या बोली कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसमें इंडियंस के नंबर्स बढ़ा देंगे, मेंबर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगी चीजें, जो सदस्य है भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, आपसे पूरी सलाह ली जाएगी। इसका मतलब युद्ध सलाहकारी परिषद एक एडवाइजरी काउंसिल बना दी जाएगी, कोई भी मामला आप पे थोपा नहीं जाएगा। तीसरा, आप डिमांड कर रहे हो इतने टाइम से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आपके लिए क्या बना देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे। यहाँ पर भारत को आजाद करने वाली कोई भी बात नहीं हो रखी है। चौथा, बदले में भारतीय क्या करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी इसे मना कर दिया और मुस्लिम लीग वालों ने भी मना कर दिया। और कांग्रेस ने विरोध में इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध किया और विरोध में उन्होंने क्या शुरू कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया कि बोला अब हर एक व्यक्ति क्या बनेगा, सत्याग्रही बनेगा। और लीड कौन कर रहे हैं, सबसे आगे कौन है, महात्मा गांधी, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो याद रखना ऐसे सवाल आए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरोध में शुरू किया गया, तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया। और क्यों किया गया, तो ये 4 पॉइंट याद रखने हमें तब, ठीक है। ये चारों पॉइंट जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहां पर हम इसे पूरा का पूरा लिखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव के अंदर क्या क्या था। क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो 4 कथन देकर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी एक बात अगस्त प्रस्ताव में नहीं थी। लेकिन यहाँ भी आपको पूरी कहानी बताई जा रही, तो आप खुद के हिसाब से अपने नोट्स बनाओ, खुद से चीजें लिखो, ठीक है। तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया और विरोध में क्या शुरू कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और लीड कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी। कहां से शुरू किया, तो 17 अक्टूबर 1940, तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से ये शुरू करा। और पहले सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे पीछे रह जाएंगे। तो दूसरे सत्याग्रही कौन बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना इसमें सत्याग्रही भी पूछे जाते हैं।
कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब शुरू हो रहा है, डेट याद रखना, 17 अक्टूबर 1940। किसके विरोध में शुरू हो रहा है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू हो रहा है। पहली बार हमारी जो डिमांड एक्सेप्ट की गई थी उसके लिए कांग्रेस ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, तो अगस्त ऑफर, क्योंकि अगस्त के महीने में आ रखा है 8 अगस्त 1940। तो ये वाली चीज क्लियर हुई कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है, हमने क्यों इसका विरोध करा, भाई विरोध के पीछे भी तो एक रीजन होता है। ठीक है, विरोध करा तो हमने बदले में क्या शुरू कर दिया, बताओ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, देखो अब आगे। तो अगस्त प्रस्ताव तो हमने ठुकरा दिया। अब इसके बाद आगे क्या, तो इसके बाद हमारे लिए क्या लाया गया, क्रिप्स मिशन लाया गया। लेकिन सुनो, अगस्त से ही दो बातें और जुड़ी हुई हैं, तो ये बात भी साथ के साथ यही याद करनी है। और अगस्त घोषणा मैंने आपको कल ही बताया, 1919 का जो एक्ट था, ठीक है, उस एक्ट से पहले घोषणा हो रखी थी कि हम भारत में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे। तो वो जो घोषणा आई उसे क्या बोला गया, अगस्त डिक्लेरेशन, क्योंकि करने वाला मॉन्टेग्यू था उस समय, ये भारत का सेक्रेटरी हुआ करता था, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी बोलते हैं। और ये कब हो रखी है, 20 अगस्त 1917। तो देखो, अगस्त प्रस्ताव अलग है और अगस्त घोषणा अलग है, शब्द बदल जाएगा तो ईयर भी बदल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि दोनों बातें यहीं से जुड़ी है, इसलिए साथ ही साथ इसको भी बॉक्स में अभी हम याद कर देंगे। तो अगस्त घोषणा अलग चीज है और अगस्त प्रस्ताव, अगस्त रिजोल्यूशन, अगस्त ऑफर हमारे लिए अलग बात है। ठीक है, कब हो रखी है, 20 अगस्त 1917 को। और भारत सचिव कौन थे इसमें, मॉन्टेग्यू। किस लिए, कि क्या करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, सुधार करेंगे, इसलिए लाया गया था। ठीक ऐसे ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 9 अगस्त से सारी चीजें शुरू हो रखी थी, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, अगस्त क्रांति। तो वापस अगस्त लिखा हुआ है लेकिन पीछे का शब्द बदल गया। तो देखो, अगस्त प्रस्ताव अलग, अगस्त ऑफर अलग चीज है, अगस्त घोषणा अलग है और अगस्त क्रांति अलग है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, अगस्त क्रांति लिखाया या अगस्त घोषणा लिखा आई, उनको एक ही बात याद है बस, 8 अगस्त 1940। और ऑप्शन में भी सबसे ऊपर 1940 ही लिखा होता है, ए ऑप्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो भी सी या डी वाले ऑप्शन में लिखा होगा और वहां तक हम देखते ही नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है जल्दीबाजी में। अगस्त के नाम से कितनी चीजें याद रखोगे, 3 चीजें। तो अगस्त क्रांति क्या थी, 9 अगस्त 1942 से। भाई 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हो चुका था कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना है, और 9 अगस्त से चीजें क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। तो ये भी एक तरह की क्रांति थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, अगस्त क्रांति। तो अगस्त के नाम से कितनी चीजें याद रखोगे, 3। ठीक है, अब देखो, जब अगस्त ऑफर से बात नहीं हुई तो अगला हमारे लिए क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। इसको लाने वाले व्यक्ति कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटेन में युद्ध मंत्री थे। ठीक है, ब्रिटेन में ये युद्ध मंत्री हुआ करते थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यहाँ पर लेकर आए, इसलिए क्रिप्स होने की वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया, क्रिप्स मिशन। और भारत कब आ रहा है क्रिप्स मिशन, तो 23 मार्च 1942 को आ रहा है। तो मार्च जरूर याद रख देना, 23 डेट याद नहीं रहे चाहे, लेकिन अगस्त ऑफर की तो पूरी डेट याद रखनी पड़ेगी, 8 अगस्त 1940। तो जहाँ पूरी डेट इंपॉर्टेंट है वहाँ पूरी डेट याद रखेंगे। जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह की पूरी डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्च 1942 याद रख देना। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश पीएम कौन है, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और चर्चिल और महात्मा गांधी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यहाँ उनके शुरू से ही विवाद रहते थे। तो विंस्टन चर्चिल क्या लेकर आ रखा है, क्रिप्स मिशन लेकर आ रखा है। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि ठीक है, अगस्त ऑफर इन्होंने मना कर दिया, नया प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं, बोला कुछ नया कर देते। तो नया क्या, तो क्रिप्स मिशन में इन्होंने क्या बोला, पहली बात यहाँ पर कि ठीक है, आप संविधान सभा की डिमांड कर रहे हो तो आपके लिए एक इलेक्टेड संविधान सभा, यानी कि पहली बार निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की गई, निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी।
लेकिन कब? पहले नहीं, बोला जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। तो इसका ना 1942 में भी इनको लग रहा था भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है, तब की तब देखेंगे। चर्चिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था यहाँ पर। देखो लेबर पार्टी जो थी ब्रिटेन की, वही भारत के बारे में सोचती थी, ठीक है। इनकी जो पार्टी थी ये बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। तो विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पर सिर्फ एक वादा ही कर रहा है, वो ये आगे पूरा होगा नहीं होगा ये हमें भविष्य में ही पता चलता। तो पहली बार इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, निर्वाचित संविधान सभा बनाने की बात भी किसमें हुई थी? क्रिप्स मिशन के अंदर ही हो रखी थी, ठीक है। फिर इन्होंने आगे क्या बोला यहाँ पर कि और क्रिप्स मिशन में आपको क्या दिया जाएगा, ठीक है, आप संविधान सभा बना रहे हो, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन दे देंगे। लेकिन प्रांत जो थे, प्रोविंसेस थे, उनको छूट दे दी। बोला आपकी मर्जी, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानो और चाहे नहीं मानो, और नहीं मान रहे हो तो आप अलग से ब्रिटेन के साथ संधि भी कर सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर आप किसी व्यक्ति को पहले से ही ये कह रहे हो कि आपको मानना और ना मानना आपके हाथ में, और अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप हमारे साथ अलग से संधि कर लो, तो वो व्यक्ति तो वही काम करेगा, नहीं मानेगा। तो इसका मतलब आपने ऑफर तो दिया लेकिन भारत को बांटने वाला ऑफर दिया। तब कांग्रेस ने वापस मिशन को क्रिटिसाइज किया यहाँ पर, ठीक है, क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना करी यहाँ पर क्रिप्स मिशन की कि आप कह रहे हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दे दोगे, लेकिन आपने साथ में प्रांतों को भी तो ये बोल दिया भाई कल को सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो 28 राज्यों में बोल दे कि आप अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाओ, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ। तो जैसी हालत जो जम्मू कश्मीर की हो रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का खुद का अलग से संविधान था, तो वही हालत बाकी राज्यों की भी होगी। हमने धारा 370 वहां से क्यों हटाई? तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर चर्चिल ने जो क्रिप्स मिशन भेजा, इसमें बोला कि प्रांतों को अलग से संविधान बनाने की छूट है, मानना ना मानना उनके ऊपर है, और वो ब्रिटेन से संधि भी कर सकते हैं इस बारे में। तो कोई प्रांत मानेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को? नहीं। तब यहाँ पर गांधी जी ने कड़ी आलोचना की और कहा कि आप देश को बांटने की बात कर रहे हो, इसलिए इस क्रिप्स मिशन को क्या करते हैं, हम नहीं मान रहे। अब मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। और मुस्लिम लीग ने क्यों मना करा? क्योंकि 1940 में पहली बार पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो चुकी थी। इन्होंने सोचा यहाँ ये कहा जाएगा कि अलग से पाकिस्तान बनेगा, अलग से पाकिस्तान जैसी कोई बात क्रिप्स मिशन में थी ही नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी मना कर दिया। तो रीजन पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन क्यों मना किया गया। तो जैसे अगस्त ऑफर के पीछे रीजन थे, ऐसे ही किसके पीछे रीजन है? क्रिप्स मिशन के पीछे रीजन है, क्योंकि देश को बांटने वाला संविधान लाने की बात हुई थी यहाँ पर। तब गांधी जी ने कहा कि अब जो आप यह कर रहे हो हमारे लिए सब कुछ, अब ये इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने तो अब किसकी तैयारी कर ली है, भारत छोड़ो आंदोलन की। तो देखो मार्च में क्रिप्स मिशन आ रहा है और क्विट इंडिया मूवमेंट कब से शुरू हो चुका है? 9 अगस्त 1942 से। तो तब गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि ये पोस्ट डेटेड चेक हो चुका है, यानी कि आप जो ये ऑफर लेकर आए हो अब इसकी तारीख निकल चुकी है। हिंदी में बोलते हैं उत्तर दिनांकित चेक। तो पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी। क्यों कहा? इसका रीजन क्लियर हुआ आपको? तो देखो क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया यहाँ पर? फेल हो गया। लाने वाला कौन है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। और स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन था? ब्रिटेन का युद्ध मंत्री। तो मुस्लिम लीग ने भी क्यों मना कर दिया? क्योंकि अलग से पाकिस्तान की कोई बात थी ही नहीं। उसके बाद बीच में वेवल योजना भी आ चुकी है, ठीक है, एक वेवल प्लान आया था। वेवल कौन था? उस समय वायसराय था। तो वेवल प्लान आया था 1945 में, और एक शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो भी 1945 में ही हुई थी, शिमला सम्मेलन। हालांकि शिमला सम्मेलन जून में हो रहा था, जुलाई तक, लेकिन वो भी फेल हो गया था। तो ना तो वेवल प्लान से कोई बात बनी और ना ही शिमला कॉन्फ्रेंस से कोई बात हुई नहीं। फाइनली ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या लेकर आए? कैबिनेट मिशन लेकर आए। और कैबिनेट मिशन भारत कब आ रहा है? 24 मार्च 1946 को। और कहाँ आ रहा है? मुंबई में आ रहा है। तो जगह का भी नाम याद रखना, दिल्ली में नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मुंबई में आ रहा है, ठीक है। और इस कैबिनेट मिशन को लाने की घोषणा किसने करी थी? ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली। तो देखो पीएम चेंज हो गया, ठीक है, चर्चिल से अब अगला पीएम कौन बन गया? क्लीमेंट एटली। और ये जो क्लीमेंट एटली थी ये लेबर पार्टी से थी, मजदूर पार्टी, और ये हमेशा भारत के बारे में सोचती थी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ब्रिटेन की हालत खराब हो चुकी थी, और जब इलेक्शन हुए तो चर्चिल हार चुका था, और कौन जीत गए थे? ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली। और इनकी पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, देखो 1932 में, ठीक है, 1932 नहीं 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस समय तक भी वहाँ लेबर पार्टी थी, और तब इलेक्शन हुए थे, तब लेबर पार्टी इलेक्शन हार चुकी थी वहाँ पर भी। तब जब गांधी जी सेकेंड कॉन्फ्रेंस में आए थे तब उनकी बात सुनी नहीं गई थी। तब गांधी जी ने आकर बोला था कि हमें तो फिर से क्या कर देना चाहिए? आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। तब 1932 में वापस हमने सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था।
तब भी रीजन कौन सी थी? ये लेबर पार्टी थी। तो वापस कौन जीत चुकी है? लेबर पार्टी जीत चुकी है। ब्रिटेन में सारी चीजें चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर क्लीमेंट एटली एक अनाउंसमेंट करते हैं 15 मार्च 1946 को, और ये बोलते हैं कि भारत को क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन भेजा उन्होंने। और कैबिनेट मिशन में कितने व्यक्ति आए? तो देखो 3 व्यक्ति आए। और इसका नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? तो देखो क्रिप्स मिशन का नाम क्यों है? क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स है। अगस्त ऑफर अगस्त में आ रहा है, इसलिए नाम अगस्त ऑफर है। ठीक ऐसे ही ये जो 3 व्यक्ति इसके अंदर आए थे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, इसीलिए इसका मिशन का नाम भी क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन। अगर हम हिंदी में देखें तो इसे हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो कैबिनेट मिशन ऐसे भी नाम याद रखोगे, और इसे मंत्रिमंडलीय भी बोल सकते हैं। कैबिनेट को बोलते हैं मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल मिशन भी बोलते हैं इसे, ये भी याद रखना। कौन कौन 3 व्यक्ति आए? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस कौन था? इसका चेयरमैन भी था। तो याद रखना, या तो सीधा ये सवाल पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस था। और उस समय पैथिक लॉरेंस चेयरमैन होने के साथ साथ भारत का सेक्रेटरी भी था, भारत सचिव का पद। देखो 1935 में हमने इंडियन काउंसिल जो हमारी भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया था। ये बता चुकी हूँ मैं आपको 15 सदस्यों की, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि भारत सचिव का पद खत्म नहीं हुआ था। भारत सचिव का जो पद खत्म हुआ है वो 1947 के एक्ट में हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये भारत सचिव बना हुआ है ना, अभी तो 1946 ही चल रहा है यहाँ पर। तो पैथिक लॉरेंस क्या है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी है। दूसरे व्यक्ति कौन है? स्टेफर्ड क्रिप्स। और स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? व्यापार मंत्री भी थे। ठीक है, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना मंत्री। और याद रखना इनके मंत्री भी कि आगे ये कौन से मंत्री थे, ये भी याद रखना। सिर्फ 3 नाम याद करने से काम नहीं चलेगा, इनका पद भी याद रखना। तो ये अध्यक्ष तो थे ही, साथ में भारत सचिव भी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये व्यापार मंत्री हुआ करते थे, और ये क्या हुआ करते थे? नौसेना मंत्री। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे बच्चों? लॉर्ड वेवन, ये भी याद रखना। ठीक है, तो कितने मेंबर आ रहे हैं? 3 मेंबर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्यों नाम पड़ा कैबिनेट? क्योंकि ये तीनों क्या थे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। इनमें से चेयरमैन कौन है? पैथिक लॉरेंस। भारत का सचिव भी कौन है? पैथिक लॉरेंस। और इन दोनों के विभाग भी, डिपार्टमेंट भी याद करके चलोगे। आजकल ये भी पूछे कि कैबिनेट मिशन में नेवी मिनिस्टर कौन था इन तीनों में से, तो पता होना चाहिए तीनों में से कौन था। तो कौन था? एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जब भारत आ रहा है तो सरकार किसकी बनी हुई है? लेबर पार्टी की। क्लीमेंट एटली ब्रिटिश पीएम है, और भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड वेवन। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हर छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। क्या क्या आया था कैबिनेट मिशन में हमारे लिए? देखो क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी इसने बोला सबसे पहले आपको क्या कर देंगे? एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे आपके लिए। ठीक है, इलेक्टेड क्या बना देंगे? निर्वाचित कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, निर्वाचित संविधान सभा होगी। 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? एक प्रतिनिधि रख दिया जाएगा। दूसरा, अब हम जा रहे हैं यहाँ से भारत को आजाद करके, तो भारत को शासन करना भी तो सिखाना पड़ेगा। भारतीयों को थोड़ी ना शासन करना आता है, तो बोला भारत को शासन सिखाना है, इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी कैबिनेट मिशन से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन भी कैबिनेट मिशन से हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीयों को क्या दी जाएगी? पूर्ण स्वतंत्रता। तो याद रखना कौन से मिशन में लिखा हुआ था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी? कैबिनेट मिशन में। ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला गया था कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे। इसका मतलब कैबिनेट मिशन के अंदर भारत के विभाजन की बात थी ही नहीं। अलग से पाकिस्तान की मांग को इन्होंने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। तो देखो 1946 आ गया, लेकिन अभी तक ये तो कह दिया ना क्लियर कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन ये बोला कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे। तो हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेज गए और भारत के टुकड़े करके चले गए। तो अगर अंग्रेजों को टुकड़े ही करके जाने थे तो कैबिनेट मिशन में बात क्लियर कह सकते थे। स्थितियां 1946 के से पहले ही बदली हुई थी, और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना क्लियर था कि मुझे अलग से पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। और जब पाकिस्तान बना भी था तब मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पर स्टेटमेंट था कि ये जो अलग से पाकिस्तान बना है ये मुस्लिम लीग की वजह से नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ जिन्ना की वजह से बना।
सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बना है। तो याद रखना कि जो भारत के जो टुकड़े हुए हैं ये ब्रिटिश की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे जैसे लोग जो कुछ थे वहां पर उनके मन में जो चीजें थी, कुर्सी का लालच मान लो या कुछ भी मान लो, खुद जिन्ना इसमें शामिल है। तो बहुत सारी जो कंडीशन थी ऐसी हो गई थी। उसके बाद भारत को आज़ाद होने की बात हो गई थी। उसके बाद भारत के विभाजन की बात हुई है जब लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। अभी वायसराय कौन चल रहा है? लॉर्ड वेवल। और वेवल के अंडर में ही ये सारा काम हो रहा है भाई। वायसराय तो वही काम कर रहा है ना यहाँ पर सम्राट की तरफ से। तो याद रखना कि कैबिनेट मिशन के अंदर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की तो बात की गई थी, लेकिन भारत के टुकड़े करने की बात नहीं कही गई थी। अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी, ठीक है। इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की गई थी। और पूरे भारत को उन्होंने बोलता हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ABC, ठीक है। जितने भी राज्य या देशी रियासत है उनको हम क्या कर देंगे? ABC कैटेगरी में बांट देंगे। यहाँ पर अब कांग्रेस को आकर लगा कि 1946 आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन भी कर लिया, वो भी बंद हो गया। तो अगर हमें आंदोलनों की वजह से आज़ादी मिलती तो खुद महात्मा गांधी ने 1920 में बोला था, जब उन्होंने, ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करा था कि मुझे सिर्फ 1 साल दो और 1 साल के अंदर हम क्या ले लेंगे? आज़ादी। तो इसका मतलब 1921 में हम आज़ाद हो जाते। उसके बाद उन्होंने 1930 में आंदोलन शुरू करा, तो वही आंदोलन 1932 में फिर से शुरू कर दिया, 7 अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में तो उन्होंने बोल ही दिया था करो या मरो, डू एंड डाई। अब क्या तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट भी खत्म हो गया, आज़ादी तब भी नहीं मिल रही है। ब्रिटिशर्स ने जो आज़ादी दी है उन्होंने खुद के हिसाब से दी है, क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी थी। अगर चर्चिल की सरकार होती तो वो भारत को आज़ाद तो करते, लेकिन शायद पता नहीं कब करते। और आंदोलनों से तो आज़ादी नहीं मिली, ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना, तो इसमें भारत के विभाजन की बात नहीं हुई है। कैबिनेट मिशन के अंदर क्लियर कर दिया गया था कि हम भारत को क्या कर देंगे? आज़ाद। लेकिन उन्होंने कहा था हम 1948 तक आज़ाद कर देंगे, 47 तक की बात नहीं हुई थी इसमें, कि हम धीरे धीरे भारतीयों को सारी चीज़ सिखा कर जाएंगे, उसके बाद हम भारतीयों को क्या कर देंगे? आज़ाद। तो ये पूरी चीज़ें थी कैबिनेट मिशन के अंदर। अब कांग्रेस ने सोचा यहाँ से कि अब ठुकराने का कोई फायदा नहीं है, पूर्ण आज़ादी की बात हो चुकी है, भारत का विभाजन हो नहीं रहा है और हमें अपनी शर्तों पे कुछ चीज़ें दी जा चुकी है। तब गांधी जी ने बोला था कि इन सारे मिशनों में से जो आया है वो सबसे बेहतर कौन सा है? कैबिनेट मिशन। लेकिन इसको भी अच्छा नहीं बताया गया, कि उतना अच्छा तो नहीं है जैसा हमें चाहिए था। अब क्या हुआ इसके आगे देखो, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा की बात हो गई। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक बात सारी पहुंची कैसे? ये अभी तक की पूरी कहानी थी कि डिमांड कैसे हुई, एक्सेप्ट कैसे हुई, कैसे कैसे ऑफर आए, वो ऑफर हमने रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताओ। क्लियर है सभी को? देखो अब इलेक्शन करवा देते हैं, असेंबली बनानी है। तो इन्होंने बोला 10 लाख जनसंख्या पर क्या रखना है? एक रिप्रेजेंटेटिव रखना है। इलेक्शन कराएंगे तो कब होगा इलेक्शन? जुलाई अगस्त में। तो महीना भी याद रखना। देखो कैबिनेट मिशन कब आ रहा है? मार्च में आ रहा है, मार्च 1946 में। और इलेक्शन कब करवा दिए? जुलाई अगस्त 1946 में। कैसे कराए इलेक्शन? तो जितने भी प्रोविंस थी, जितने भी प्रांत थे, उनमें से इलेक्शन कराए उनके सदस्यों द्वारा, और इनडायरेक्टली कराए थे, यानी कि भारत की जनता को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था। इनडायरेक्टली इलेक्शन तो हुए थे, लेकिन कैसे हुए थे? इनडायरेक्टली हुए थे, अप्रत्यक्ष शब्द याद रखना। तो प्रांतों में से जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, ठीक है, व्यवस्थापिका थी, वहां से सदस्यों ने इलेक्शन लड़ा था और इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, क्योंकि भारत की जनता पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं थी। इसका मतलब अडल्ट सफरेज का यूज तो नहीं था। अगर सबको अधिकार होता तो हम क्या बोलते? अडल्ट सफरेज। इन अडल्ट सफरेज के आगे क्रॉस क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब वयस्क मताधिकार नहीं था, तो क्या था? लिमिटेड सफरेज, सीमित मताधिकार ही था। कुछ ही लोगों को वोट डालने का यहाँ पर अधिकार था। जबकि अडल्ट सफरेज की डिमांड किसने की थी? 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिमिटेड सफरेज था कि अडल्ट सफरेज था? तो सीमित मताधिकार था, व्यस्क मताधिकार नहीं था, सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था।
इसके अलावा क्या सिर्फ कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था? तो नहीं, खुद मुस्लिम लीग भी शामिल थी यहाँ पर और जो छोटी मोटी पार्टी थी वो भी थी। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए हैं उसमें अनेक पार्टी थी, ठीक है, बहुदलीय निकाय था ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, मल्टी पार्टी बॉडी थी, याद रखना, एक दल नहीं था, एक दलीय व्यवस्था नहीं थी, बहुदलीय थी, मुस्लिम लीग शामिल थी, कांग्रेस शामिल थी, अलग से जो और पार्टी बनी हुई थी सोशलिस्ट पार्टी वो सब भी बनी हुई थी। देखो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी हुई 1934 में बनी हुई है, 1948 में आके जाके इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, इस सोशलिस्ट पार्टी को। तो इसी की तरह और भी छोटी छोटी पार्टी बनी हुई थी, उन सब ने पार्टिसिपेट करा था। तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुदलीय निकाय हुआ करता था। और इलेक्शन जीतने वाला कैसे जीतेगा? तो जैसे आज लोकसभा के इलेक्शन होते हैं भाई, कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट डले वो व्यक्ति जीतेगा। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPPT, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे वही व्यक्ति जीतेगा। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी यूज किसमें किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अब कैसे बांटोगे सबको? तो इन्होंने जनसंख्या के आधार पर 3 कैटेगरी बना दी, पहली जनरल क्लास, दूसरी मुस्लिम वर्ग और तीसरा इन्होंने सिख वर्ग बना दिया कि भाई ये 3 है, सामान्य वर्ग में हम सबको रख देंगे, ठीक है, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग, ये 3 कैटेगरी डिवाइड हो चुकी है, इसके बेसिस पर हम सीट अलॉट करेंगे। तो देखो यहाँ से कितनी सीटें, कितने टोटल कितने मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर असेंबली के अंदर? तो 389 मेंबर्स आ रहे हैं। कितने मेंबर आ रहे हैं? 389। इस 389 में से 93 जो सीट्स थी वो नॉमिनेटेड सीट थी, और प्रिंसली स्टेट यानी कि जो राजा महाराजा थे, देसी रियासतें, वो शामिल हो रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 389 मेंबर्स आए सारे के सारे इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, यानी कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटली इलेक्टेड पूर्णतः निर्वाचित सभा थी? बताओ, पूर्णतः निर्वाचित होगी? कंप्लीटली इलेक्टेड होगी? नहीं, क्योंकि साथ में क्या है? पूर्णतः निर्वाचित सभा, कंप्लीटली इलेक्टेड असेंबली नहीं थी। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर भी है 93। तो क्या बोल सकते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्शियली इलेक्टेड, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत, पार्शियली नॉमिनेटेड थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं तो याद रखना यहाँ से, ठीक है, रटनी नहीं है चीजें, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुली इलेक्टेड असेंबली थी, पूर्णतः निर्वाचित सभा थी नहीं थी। 389 में से 93 मेंबर्स नॉमिनेट थे, पार्शियली इलेक्टेड थी, कुछ हो के इलेक्शन हुए हैं, और पार्शियली क्या थी? नॉमिनेटेड, आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। तो इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ? 296। और ये सवाल पूछा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन कितनी सीटों पर हुआ था? इलेक्शन लोकर कितने मेंबर जीत कर आए थे? 296। 389 नहीं होगा आंसर, क्योंकि 389 में 93 सीटें किसकी शामिल है? देसी रियासतों की शामिल है। अब ये जो 296 है ये भी बटी हुई थी, 292 सीट्स तो इसमें से 11 ब्रिटिश प्रांत में से थी और बची 4, भाई 296 में से 4 बच गए। 4 उस समय क्या थी? चीफ कमिश्नरी थी। कौन कौन सी? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कुर्ग पड़ता है कर्नाटका की तरफ, ठीक है, कर्नाटका में। तो बलूचिस्तान ये तो पाकिस्तान में जा चुका, लेकिन उस समय तो पूरा भारत एक है, भारत को बांटने की तो बात हुई नहीं थी, इन्होंने तो पूरा इलेक्शन करा दिया था जितना भारत का एरिया था उस समय का। तो 4 चीफ कमिश्नरी पर भी इलेक्शन हुए थे और 11 ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से कितनी सीटें कितने मेंबर्स आ रहे थे? 292। तो अगर सवाल आए कि संविधान सभा में इलेक्शन निर्वाचित सदस्य कितने थे, इलेक्टेड मेंबर्स कितने थे, तो 296 आंसर करना है। टोटल पूछे टोटल कितने थे, तब आंसर क्या करोगे? 389। इसका मतलब कंप्लीटली इलेक्टेड तो नहीं थी। तो स्टेटमेंट में जब ये सवाल आए तो याद रखना है यहाँ से, और याद नहीं रहती है कुछ चीजें तो लिख लिया करो कि कंप्लीटली इलेक्टेड नहीं थी, ठीक है, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थी। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ किस प्रांत से शामिल हुए? 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो कहाँ से शामिल हो रखे हैं? सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। और कितने? 55। और ऐसे नंबर फैक्ट सीधे सीधे आते हैं पेपर में कि सबसे ज्यादा किस प्रांत से लोग संविधान सभा में शामिल थे? तो संयुक्त प्रांत से। जो आज का हमारा यूपी है ना, वही
ठीक है। आज भाई उत्तराखंड अभी यूपी से अलग हो रखा है, लेकिन उत्तराखंड पहले यूपी में शामिल था और भी जो हिस्से थे वो यूपी में थे। तो उस समय इस पूरे बड़े एरिया को क्या बोला जाता था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आज का सिमिलर जो हमारा यूपी है, तो इस संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा मेंबर्स थे कितने? 55। तो देखो 292 में से अकेले 55 मेंबर्स तो कहाँ से शामिल हो रखे हैं? संयुक्त प्रांत से। ऐसे ही देसी रियासतों से 93 आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किस रियासत से थे? तो मैसूर से थे। और कितने थे? नंबर भी याद रखना, 7। अब हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि हैदराबाद रियासत में बहुत पैसा था और हैदराबाद रियासत का जो नवाब था वो बिल्कुल भी कभी भी भारत में शामिल होना नहीं चाहता था, क्योंकि कैबिनेट मिशन में एक चीज ये भी की गई थी यहाँ पर कि देसी रियासतों को छूट दी गई थी कि आपको भारत में मिलना है नहीं मिलना है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप अपने लिए भी अलग से संविधान रख सकते हो, लेकिन ये छूट देसी रियासतों को दी थी, उन्होंने प्रांतों को नहीं दी थी। जबकि क्रिस मिशन में तो बात प्रांतों की जा चुकी थी। तब यहाँ पर हैदराबाद रियासत ने बोला था कि हमें संविधान सभा में शामिल नहीं होना। तो ये भी यहाँ से फैक्ट बनता है कि एकमात्र कौन सी रियासत थी जो शामिल नहीं हुई थी? तो कौन सी थी? हैदराबाद। उसके बाद 296 सीटें इलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, 93 हो रहे, टोटल कितने मेंबर आ रहे हैं? 389। इस 389 में से महिलाएं कितनी थी? तो कितनी महिलाएं थी? 15 टोटल। अब सिर्फ ये नंबर याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन पुराना हो चुका है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अब नई चीजें भी याद रखनी है महिलाओं के बारे में। सर्वाधिक महिलाएं कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से थी। कितनी? 5। जैसे सर्वाधिक मेंबर वहां से थे 55, ऐसे इन 15 में से भी 5 महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ से थी? संयुक्त प्रांत से। कौन कौन सी? देखो महिलाओं के नाम याद रखने अब हमें। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी, संविधान सभा में शामिल होने वाली, यहीं से थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस संयुक्त प्रांत से। एकमात्र दलित महिला दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास से थी। रियासतों की तरफ से एकमात्र महिला, भाई 93 सीट्स थी ना रियासतों की तरफ से, उन 93 में से एकमात्र महिला कौन थी? एनी मस्करेनी। और कौन सी रियासत से थी? त्रावणकोर। और त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? केरला में। तो याद रखना इनमें से 3 नाम जरूर। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, एकमात्र दलित महिला 15 में से दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास, एकमात्र महिला जो रियासतों से प्रिंसली स्टेट से आ रही है एनी आ रही है। कहाँ से? त्रावणकोर केरला से। उसके बाद देखो अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से आ रही है? मद्रास से। और दुर्गाबाई भी कहाँ से आ रही है? मद्रास से। अम्मू स्वामीनाथन के बारे में बात कही जाती है कि संविधान सभा में सबसे आगे बढ़ चढ़कर शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन ही थी। ठीक है, इसलिए एसएससी ने तो ये सवाल 2-3 बार पूछा हुआ है कि अम्मू स्वामीनाथन कहाँ से शामिल हुई थी? तो मद्रास से शामिल हुई थी। तो अम्मू स्वामीनाथन का क्वेश्चन तो 2-3 बार आ चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में उससे भी ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि सिर्फ 15 नंबर याद करके नहीं जाना है कि 15 महिलाएं शामिल हुई थी। क्वेश्चन पुराना हो चुका है आज के समय के हिसाब से। महिलाओं के नाम भी याद रखने, एकमात्र दलित कौन सी, एकमात्र रियासतों से कौन सी, और एकमात्र मुस्लिम महिला। उसके बाद अन्य महिलाएं, सवाल ऐसे आ जाए कि कौन सी एक महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी, तो 15 नाम याद करने ही करने, उसमें कोई छूट नहीं है कि 10-11 याद करने से भी काम चल जाएगा। तो मद्रास से कौन है? अम्मू स्वामीनाथन। और कौन है? दुर्गाबाई। उसके बाद देखो बिहार से कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, और सरोजनी नायडू कौन है? किसी भी राज्य की बाद में राज्यपाल बनने वाली भी पहली महिला यही है। गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन है? सरोजनी नायडू, बिहार से। क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 फरवरी को पड़ता है, इसीलिए 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। भाई इंटरनेशनल तो कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन हमारे खुद का भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 फरवरी को। किसके याद में? सरोजनी नायडू। क्यों? क्योंकि ये क्या बनी है? पहली भारतीय राज्य, किसी भारतीय राज्य की, बिहार की बन चुकी है ये राज्यपाल। उसके बाद आती है सुचिता कृपलानी जो यूपी से थी, और ये भी आजादी के बाद क्या बनी है? पहली महिला सीएम बनी है। ठीक है, फिर आती है विजय लक्ष्मी पंडित जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन होती है। विजय लक्ष्मी पंडित ये भी यहीं से होती है, यूपी से, यूनाइटेड प्रोविंसेस से। और संविधान सभा पर सबसे पहले साइन करने वाली भी यही महिला होती है। यूएनओ में याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनओ में शामिल होने वाली पहली महिला अध्यक्ष भारत की तरफ से कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है। तो देखो ये ऑलरेडी एक बड़े और अच्छे घराने से आती है, तो इन सारी महिलाओं में से यूएनओ में भी पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए।
ठीक है। पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनने वाली भी कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है ये। उसके बाद एक और महिला है कमला चौधरी और राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का नाम इसलिए याद रखना है हमें क्योंकि ये क्या बनी है, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कि भारत स्वतंत्र हो गया, भाई उससे पहले तो अंतरिम गवर्नमेंट काम कर रही है। भारत जब स्वतंत्र हो गया तब स्वतंत्र होने के बाद उसमें जो एकमात्र महिला शामिल हुई थी उस मंत्रिमंडल में, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी हेल्थ मिनिस्टर, कौन? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। उसके बाद मुंबई से कौन शामिल हुई? हंसा मेहता, रेणुका रॉय और लीला रॉय कहाँ से शामिल हुई है? बंगाल से। मालती चौधरी शामिल हुई है उड़ीसा से और पूर्णिमा बनर्जी कहाँ से शामिल हुई है? यूपी से। तो इस तरह से हमने देखा कि वो 15 महिलाओं में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो रीजन भी कि पहली महिला सीएम कौन बनी हुई है, ठीक है। पहली महिला गवर्नर कौन थी जो संविधान सभा में भी शामिल हो रखी है। अम्मू स्वामीनाथन का नाम क्यों पूछा गया। विजय लक्ष्मी पंडित क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएनओ में शामिल होने वाली पहली महिला है। स्वतंत्र मंत्रिमंडल बना था जब भारत आजाद हो गया था 1947 के बाद, उसमें एकमात्र महिला एक ही थी, राजकुमारी अमृत कौर। हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। तो इस तरह से हमने सारे क्या देखा।